एपिसोड 156। भाई करण, जिस मामले की जांच तुमने मुझसे करवाने को कहा था उसके नतीजे आ गए हैं। ऑफिस में करण ने अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या सीन है? बताना थोड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हें जानकारी भेजता हूँ। ये कल्टीवेशन की दुनिया के एक बड़े इवेंट से जुड़ा है। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है भाई करण? करण को अपने दोस्त बैच से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। आखिर उसकी अनाथ पृष्ठभूमि पूरी टीम को पता थी। ये वो जेड पेंडेंट है जो मेरे पास था जब मेरे मास्टर ने मुझे गोद लिया था। हाल ही में मुझे ये फिर से मिला। बैट ने हैरानी से कहा, क्या ये तुम्हारी पृष्ठभूमि से जुड़ा है? भाई करण, मैं तुम्हें जानकारी भेजता हूँ। लगता है तुम्हारी बैकग्राउंड कुछ साधारण नहीं है। ठीक है, पहले मुझे देखने दे। बैट ने उत्साह से कहा, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो बस बोल देना। करण ने हंसते हुए कहा, ठीक है। फोन काटने के बाद करण को बैट की भेजी हुई जानकारी मिली और उसने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जानकारी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन ये 27 साल पहले कल्टीवेशन की दुनिया में हुई एक बड़ी घटना से जुड़ी थी। 27 साल पहले कई कल्टीवेशन ताकतें गुप्त रूप से जिहुआ माउंटेन सन बे रिजॉर्ट में इकट्ठा हुई थीं। उस सभा का मकसद साफ नहीं था, लेकिन उस दौरान हिंसक झड़पें हुईं। उस रात दर्जनों लोग मारे गए या घायल हो गए। एक अंदरूनी सूत्र के मुताबिक झगड़े की वजह एक जेड पेंडेंट को लेकर विवाद था। उनके वर्णन के आधार पर यह वही पेंडेंट था जो करण के पास था। करण को गुप्त रूप से झटका लगा। उसके हाथ में मौजूद जेड पेंडेंट की वजह से कई कल्टीवेशन ताकतें आपस में भिड़ गई थीं, यहां तक कि हिंसा तक पहुंच गई थी। इस जेड पेंडेंट में आखिर क्या बड़ा राज छिपा था? करण ने चुपके से राहत की सांस ली कि उसने इस जेड पेंडेंट की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक नहीं की थी, वरना शायद वह पहले ही अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले चुका होता। अगर वह जेड पेंडेंट वाकई वही था जिसके लिए उन्होंने झगड़ा किया था, तो क्या उसके माता पिता भी उस दिन की मीटिंग में विवाद करने वालों में शामिल थे? करण ने आगे पढ़ना जारी रखा और आखिरकार एक नाम देखा, गोविंदराम। गोविंदराम उस मीटिंग में घायल हुए लोगों में से एक थे। उनकी पहचान खास थी, वह एक प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति थे, इसलिए उनका मामला विशेष रूप से दर्ज किया गया था। जानकारी के पीछे स्पाइडर द्वारा जुटाई गई गोविंदराम के बारे में सारी जानकारी थी। सारी जानकारी पढ़ने के बाद करण ने एक सिगरेट जलाई और सोच में डूब गया। उस झगड़े में गोविंदराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के लिए विदेश चले गए थे। वह अब 84 साल के हैं और विदेश में रहते हैं। जेड पेंडेंट के बारे में जानने के लिए गोविंदराम एक अहम कड़ी हो सकते थे। करण उठा और ऑफिस से बाहर निकल गया। खास चैनलों के जरिए उसने कुछ एनर्जिस्टेड फोन कार्ड्स खरीदे। करण ने एक कार्ड डाला और गोविंदराम का नंबर डायल किया। क्या ये गोविंदराम जी हैं? गोविंदराम की आवाज़ बूढ़ी और कमजोर थी। हाँ, आप कौन? करण ने शांति से जवाब दिया, आप मुझे मिस्टर सी कह सकते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गोविंदराम ने 2 बार खांसा और पूछा, क्या बात है? 27 साल पहले जिहुआ माउंटेन सन बे रिजॉर्ट में जिस रात आप घायल हुए थे, वहां क्या हुआ था? गोविंदराम की आवाज़ अचानक साफ और गंभीर हो गई, आप कौन हैं और ये क्यों पूछ रहे हैं? करण ने 2 सेकंड रुककर कहा, जेड मेरे पास है। गोविंदराम ने पूछा, कैसा जेड? करण ने जवाब दिया, एक जेड पेंडेंट जिस पर ऊर्जा शब्द उकेरा हुआ है, चालुक्य वंश की प्राचीन मुहर लिपि में। गोविंदराम की आवाज़ अचानक उत्साहित हो गई, स्वर्ग खोलने वाला जेड? क्या स्वर्ग खोलने वाला जेड तुम्हारे पास है? स्वर्ग खोलने वाला जेड? करण ने हामी भरी, हाँ। गोविंदराम अचानक उत्साहित हो गए, क्या तुम ये जेड बेच रहे हो? मैं अच्छी कीमत दूंगा। करण थोड़ा हैरान हुआ। गोविंदराम ने कोई डिटेल नहीं पूछी और सीधे बेचने की बात की। इसका मतलब था कि इस जेड की कीमत 27 साल बाद भी कम नहीं हुई थी। करण ने शांति से पूछा, आप कितनी कीमत देने को तैयार हैं? 1000 करोड़ कैसा रहेगा? करण हैरान रह गया। यहाँ तक कि सबसे महंगा जेड भी 1000 करोड़ का नहीं हो सकता। इसका मतलब था कि इस जेड की कीमत ज़्यादातर उसकी अतिरिक्त वैल्यू से थी। गोविंदराम ने करण की खामोशी को देखकर सोचा कि वह संतुष्ट नहीं है और बिना झिझक कीमत बढ़ाई, 2000 करोड़। नहीं मिस्टर सी, तुम अपनी कीमत बताओ, कैसा रहेगा? करण ने सोचा और कहा, मैं ये जेड नहीं बेच रहा। मैं तुमसे मिला नहीं चीज़ें बेचने के लिए, बल्कि उस दिन की सच्चाई जानने के लिए। गोविंदराम एक पल के लिए खामोश हो गए, फिर अचानक बोले, तुम्हारी आवाज़ से लगता है तुम बहुत जवान हो। तुम्हारे पास स्वर्ग खोलने वाला जेड है और तुम सच्चाई पूछ रहे हो। क्या तुम इंद्रजीत के बेटे या रिश्तेदार हो? करण हैरान हुआ, क्या ये इंद्रजीत उनके पिता थे? चूंकि ये अनरजिस्टर्ड फोन कार्ड था, करण को ट्रेस होने का डर नहीं था। मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन हैं, लेकिन जब मुझे गोद लिया गया था तब मेरे पास ये जेड था। गोविंदराम ने पूछा, क्या तुम इस साल 27 साल के हो? हाँ। गोविंदराम ने आह भरी, फिर कोई गलती नहीं है, तुम इंद्रजीत के बेटे हो। क्या तुम अपनी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हो? करण ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं जानता। क्या आप मुझे बता सकते हैं?
गोविंदराम ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता का नाम इंद्रजीत था और तुम्हारी माँ का नाम मीनाक्षी था। कोई नहीं जानता कि तुम्हारे पिता इंद्रजीत कहाँ से आए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन उन सालों में वह कल्टीवेशन की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। तुम्हारी माँ मीनाक्षी वेस्ट कैपिटल के वर्मा परिवार से थीं, लेकिन कहा जाता है कि वर्मा परिवार शुरू में तुम्हारी माँ के तुम्हारे पिता के साथ रहने के खिलाफ था और तुम्हारी माँ ने वर्मा परिवार छोड़कर तुम्हारे पिता का साथ दिया। करण चुपचाप सुनता रहा, न तो बीच में बोला और न ही भावुक हुआ। अपने माता पिता को पाने की खुशी के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह बस एक कहानी सुन रहा हो, परिवार के खिलाफ जाकर सच्चे प्यार के लिए। कितना रोमांटिक। 27 साल पहले, जब तुम शायद अभी अभी पैदा हुए थे, जियुहुआ माउंटेन सन बे रिजॉर्ट में कल्टीवेशन ताकतों की एक गुप्त सभा हुई थी। 5 संप्रदायों ने हिस्सा लिया। सभी ताकतवर ताकतें थीं जो तुम्हारे पास मौजूद स्वर्ग खोलने वाले जेड को हथियाने की कोशिश कर रही थीं। तुम्हारे पिता अचानक वहां पहुंच गए। सबके तय किए गए समझौते के मुताबिक उन्होंने एक एक करके हर ताकतवर ताकत के प्रतिनिधि को चुनौती दी और हर लड़ाई जीती, अपनी मार्शल ताकत से स्वर्ग खोलने वाले जेड का मालिकाना हक हासिल किया। जब तुम्हारे पिता जेड लेकर जाना चाहते थे तो शामिल ताकतें नाराज हो गईं और उन्होंने पहले के समझौते को तोड़कर तुम्हारे पिता पर एक साथ हमला कर दिया। तुम्हारे पिता बेहद ताकतवर थे, उन्होंने दर्जनों लोगों को मार डाला या गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह खुद भी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन फिर भी स्वर्ग खोलने वाला जेड लेकर चले गए। उस वक्त कई संप्रदायों ने तुम्हारे पिता का पीछा करके उन्हें मारने की कोशिश की। मुझे तुम्हारे पिता ने एक हथेली से मारा था और मैं इतना घायल हो गया था कि पीछा करने में शामिल नहीं हो सका। इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। करण ने पूछा, उसके बाद मेरे माता पिता या स्वर्ग खोलने वाले जेड के बारे में कोई खबर मिली? गोविंदराम ने आह भरी, उस रात के बाद तुम्हारे माता पिता की कोई खबर नहीं मिली। सबने सोचा कि शायद किसी ताकत ने उनका पीछा करके उन्हें मार डाला और स्वर्ग खोलने वाला जेड गुप्त रूप से किसी ताकत ने हथिया लिया, लेकिन इसे छिपा लिया गया। पीछा करने वाली हर ताकत ने इसे नकारा। अगर तुम इंद्रजीत के बेटे हो और वाकई तुम्हारे पास स्वर्ग खोलने वाला जेड है, तो शायद सच्चाई वैसी नहीं है जैसा सबने सोचा था। चुपचाप सुनने के बाद करण ने पूछा, आपको मेरी पहचान की भी पक्की जानकारी नहीं है, फिर आपने मुझे ये सब क्यों बताया? गोविंदराम ने 2 बार खांसा और हंसते हुए कहा, मैं इस साल 84 साल का हूं और मुझे लास्ट स्टेज का लंग कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। इस राज को छिपाने का अब कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पिता को उस वक्त मुझे मारने का मौका था, लेकिन मेरे परोपकारी कामों की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने बस मुझे एक हथेली से मारा और अब इस बारे में सोचकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। ये बात 27 साल पहले की है। मुझे नहीं लगता कि इंद्रजीत के बेटे या रिश्तेदारों के अलावा कोई और इसकी जांच करेगा। अगर तुम्हें वाकई बचपन से किसी ने गोद लिया था और तुम्हारे पास स्वर्ग खोलने वाला जेड है, तो बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे माता पिता को खतरा हुआ और उन्होंने तुम्हें किसी और को सौंप दिया। वह जिंदा है या नहीं, ये पक्का नहीं है। बाहरी लोगों के लिए ये एक राज है, लेकिन उस वक्त शामिल ताकतों के लिए ये कोई राज नहीं था। इसलिए चाहे तुम इंद्रजीत के बेटे हो या नहीं, मुझे ये बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर इतना वक्त बीत चुका है और अगर तुम खुद जांच करो तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही जाएगी, बस थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। करण को अचानक समझ आया कि गोविंदराम ने उसकी पहचान की पुष्टि किए बिना इतने साल पुराना राज इतनी आसानी से क्यों बता दिया। बात यह थी कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे। करण ने सोचा और पूछा, क्या आप मुझे उन प्रमुख ताकतों के नाम बता सकते हैं जो उस वक्त वहां थीं? गोविंदराम ने पूछा, तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? करण ने खुलकर जवाब दिया, मैं अपने माता पिता के गायब होने की सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर वे जिंदा हैं तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, अगर वे मर चुके हैं तो मैं उनके हत्यारे को ढूंढकर बदला लूंगा। ये जानकर कि उसके माता पिता, जिन्हें उसने शुरू में छोड़ दिया समझा था, खतरे में थे और उसके पास इतना कीमती स्वर्ग खोलने वाला जेड था, करण के दिल की कुछ गांठें खुल गईं, जैसे वसंत की धूप में बर्फ चुपके से पिघल रही हो। उसके माता पिता ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए और खतरे से दूर रखने के लिए किसी और को सौंपा था, न कि स्वार्थी तरीके से उसे छोड़ दिया था। ऐसे में ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उनके ठिकाने का पता लगाए, चाहे वे जिंदा हों या मर चुके हों, और इस मामले को सुलझाए। इसके बारे में सोचते हुए करण को अचानक एक शक हुआ। क्या उसके मास्टर को इस बारे में कुछ पता था? वह कल्टीवेशन की दुनिया में एक मशहूर शख्सियत थे और जब उन्होंने करण को पाया था तब उसके पास इतना खास और कीमती जेड था। क्या उन्होंने इसकी जांच नहीं की थी? उन्होंने वो जेड सिर्फ इसलिए मल्होत्रा परिवार के बूढ़े को दे दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी ताकत के साथ क्या वे वाकई इतने गरीब हो सकते थे कि खाना भी ना खरीद पाएं? इस बार जब करण लौटा तो उसके मास्टर ने उसकी शादी की व्यवस्था की, उसे अपनी उत्पत्ति का राज खोजने को कहा और फिर इंसानी दुनिया से गायब हो गए। क्या ये सब इतना इत्तेफाक था? गोविंदराम दूसरी तरफ चुप थे और करण ने उन्हें जल्दबाजी में नहीं टोका, बस चुपचाप इंतजार करता रहा।
काफी देर बाद गोविंदराम ने एक लंबी आह भरी और कहा, उस दिन 5 ताकतें इकट्ठा हुई थीं, जो थीं मिश्रा परिवार, हैक्सी यूयू संप्रदाय, भट्ट परिवार, वेस्ट एशिया नाथ परिवार और चंडीगढ़ मल्होत्रा परिवार। मैं नाथ परिवार से था, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि नाथ परिवार ने तुम्हारे माता पिता का पीछा नहीं किया या उन्हें नहीं मारा, वरना मैं तुम्हें ये सब अब नहीं बता रहा होता। रुको, करण ने हैरानी से आंखें मटकाईं। चंडीगढ़ मल्होत्रा परिवार, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ का मल्होत्रा परिवार। हाँ, मल्होत्रा परिवार। गोविंदराम ने जोर से खांसा और फिर शांत हुए। उस वक्त मैं भी नाथ परिवार का एक मुख्य शख्स था, इसलिए मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि नाथ परिवार ने तुम्हारे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो तो मेरी बताई बातों के लिए नाथ परिवार को थोड़ा बख्श देना। करण ने जवाब दिया, अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो शायद मुझे नाथ परिवार से कोई दिक्कत नहीं होगी। गोविंदराम ने राहत की सांस ली। ये अच्छा है। करण ने पूछा, स्वर्ग खोलने वाले जैद का क्या इस्तेमाल है? इसे इतने सारे लोग क्यों हथियाना चाहते हैं? गोविंदराम ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा जाता है कि ये एक चाबी है, एक रहस्यमयी जगह में घुसने की चाबी। कहा जाता है कि उस रहस्यमयी जगह में अमरता का राज छिपा है। अमरता? करण ने हैरानी से आंखें चौड़ी की। लोग इस पर यकीन करते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। गोविंदराम ने आह भरी। लोग जितने बूढ़े होते हैं उतना ही मौत से डरते हैं, यहाँ तक कि अगर ये सिर्फ एक भ्रम की उम्मीद हो तब भी वे इसे आजमाएंगे। क्या पता ये सच हो। अमरता शायद मुमकिन न हो, लेकिन अगर ये सिर्फ उम्र बढ़ाए तब भी तो बुरा नहीं है। करण इसका खंडन नहीं कर सका। हाँ, जवान लोग शायद परवाह न करें, लेकिन जब मौत करीब आती है तो क्या कोई उस उम्मीद को आजमाना नहीं चाहेगा? प्राचीन काल से यहाँ तक कि सम्राट भी अमरता के लालच को नहीं रोक पाए, तो आम लोग क्या चीज़ हैं? ये खबर किसने फैलाई? गोविंदराम ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई इसे हथिया लेता है तो चाहे वे खुद इसका इस्तेमाल करें या नहीं, वे इसे दूसरों को ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। जब तक वे इसे हथिया लें उनका नुकसान नहीं होता। उस गुप्त सभा में ये तय हुआ था कि स्वर्ग खोलने वाला जैद किसे मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि तुम्हारे पिता बीच में आ जाएंगे, जिससे लड़ाई छिड़ गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ। वरना 5 ताकतों के बीच सत्ता का संघर्ष ज़्यादा से ज़्यादा मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता तक सीमित रहता, इतना हिंसक नहीं होता। करण ने सोचा और पूछा, मेरे माता पिता के गायब होने के बाद वेस्ट कैपिटल के वर्मा परिवार की कोई प्रतिक्रिया थी? गोविंदराम ने जवाब दिया, सिर्फ उन 5 ताकतों को ही इसकी खबर थी, बाकियों को कोई अंदाजा नहीं था। वैसे भी उस वक्त तुम्हारी माँ वहां दिखी ही नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से वर्मा परिवार को कुछ पता नहीं था। करण ने पूछा, क्या और कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? गोविंदराम ने सोचा और कहा, उस वक्त पीछा करने वालों में मल्होत्रा परिवार का नेतृत्व दुष्यंत कर रहे थे। वह लौटे तो घायल थे और उनके कपड़ों पर खून था। हमने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने तुम्हारे पिता को मारा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने माना कि उन्होंने तुम्हारे पिता से लड़ाई की थी और उन्हें गंभीर रूप से घायल किया था, लेकिन आखिर में तुम्हारे पिता भाग निकले। सच्चाई क्या है, ये तुम्हें खुद जांचना होगा। दुष्यंत। करण ने इस नाम को याद रखा। ठीक है, अगर मुझे और सवाल होंगे तो मैं फिर फोन करूंगा। गोविंदराम हंसे, ठीक है, लेकिन तुम जल्दी करना। मुझे लगता है मेरे पास 1 महीने से भी कम वक्त बचा है, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। करण ने जिज्ञासा से पूछा, आपने अभी कुछ देर पहले स्वर्ग खोलने वाला जैड ऊंची कीमत पर खरीदने की बात की थी, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, है ना? लेकिन फिर आपने इसका जिक्र दोबारा नहीं किया। गोविंदराम ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमसे अभी बात कर पा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पिता ने उस वक्त मेरी जान बख्शी थी। अगर कोई और होता तो मैं ऊंची कीमत पर खरीदने की कोशिश करता, लेकिन तुम इंद्रजीत के बेटे हो और तुमने भी कहा कि तुम इसे नहीं बेचोगे, तो मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। सब कुछ नियति में है। मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम्हारा फ़ोन आना मुझे और यकीन दिलाता है कि इसमें स्वर्ग की मर्जी है। करण कुछ सेकंड के लिए खामोश रहा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। फ़ोन काटने के बाद करण ने मोबाइल फ़ोन को डिसमेंटल किया, अनयूज्ड फ़ोन कार्ड फेंक दिया और फिर अपना कार्ड डालकर बेट का नंबर डायल किया। मेरी मदद करो, 2 लोगों की जानकारी निकालो, इंद्रजीत और मीनाक्षी। मीनाक्षी वेस्ट कैपिटल के वर्मा परिवार से हैं। वे पति पत्नी हैं जो 27 साल पहले गायब हो गए थे। मुझे उनकी सारी जानकारी चाहिए। बैट हैरान हुआ, 27 साल पहले? भाई करण, क्या वे? करण ने खुलकर माना, हाँ, बहुत मुमकिन है कि वे मेरे माता पिता हों। बैट ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूँ। करण ने सोचा और कहा, रुको, चंडीगढ़ मल्होत्रा परिवार और दुष्यंत की पर्सनल जानकारी भी निकालो। मल्होत्रा परिवार मेरा अगला दुश्मन हो सकता है। बैट का जोश बढ़ गया। ठीक है भाई करण, क्या हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए? करण ने मना किया, जल्दी क्या है? तुम लोग अब मुझसे अलग हो। हर चीज़ की चिंता मत करो। अगर मुझे वाकई मदद चाहिए होगी तो मैं बुलाऊंगा। बैट ने सहमति जताई, ठीक है।
करण सड़क किनारे बैठ गया, एक सिगरेट जलाई और दूर की भीड़ को देखते हुए सोच में डूब गया। सिगरेट खत्म करने के बाद करण खड़ा हुआ, उसकी आंखें फिर से अपनी सामान्य शांति में लौट आईं। करण को यकीन था कि उसके मास्टर को कुछ तो पता था, लेकिन उन्होंने ये फैसला करण पर छोड़ दिया था, इसलिए वे इतनी दूर चले गए और सारे संपर्क तोड़ दिए। जिस लड़की से उसकी सगाई हुई थी वह मल्होत्रा परिवार की थी, और वह थी प्रियंका, जिसका मल्होत्रा परिवार से ही झगड़ा था। क्या ये सब इतना इत्तेफाक था? मल्होत्रा परिवार, चूंकि दुष्यंत आखिरी शख्स थे जिनका तुम्हारे पिता से संपर्क था और शायद उन्होंने ही उन्हें मारा। करण उनसे और मल्होत्रा परिवार से शुरुआत करेगा। प्रियंका मल्होत्रा परिवार के खिलाफ जाना चाहती थी, है ना? ठीक है, अब वो शेयर मत बेचो। साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करेंगे और पहले मल्होत्रा परिवार को तोड़ देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बैट की कार्यक्षमता बहुत तेज थी और अगले दिन दोपहर तक करण को बैट की भेजी हुई सारी जानकारी मिल गई। करण ने सारी जानकारी को लंबे समय तक देखा, जिसमें मल्होत्रा परिवार, इंद्रजीत और मीनाक्षी की जानकारी थी। साथ ही इंद्रजीत और मीनाक्षी की तस्वीरें भी थीं। इंद्रजीत की कदकाठी लंबी और सीधी थी, चेहरा सुंदर था और उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। वह सिर से पांव तक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। मीनाक्षी बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी घनी बाहें उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व देती थीं। दोनों की तस्वीरें देखकर करण को पहली नज़र में यकीन हो गया कि वे वाकई उसके माता पिता थे। क्या उसका चेहरा इंद्रजीत जैसा नहीं था? लेकिन उसकी आंखें और भौहें मीनाक्षी की तरह थीं। इंद्रजीत और मीनाक्षी के बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं थे, लेकिन हर रिकॉर्ड में इंद्रजीत सबसे चमकदार थे। एक शब्द में, वह सूरज की तरह थे और जब वे मौजूद होते थे तो बाकी लोग उनकी चमक के सामने फीके पड़ जाते थे। जो इंसान इतना शानदार हो वो थोड़ा चिढ़ाने वाला हो सकता है। करण ने धीरे से बुदबुदाया, अपना फ़ोन नीचे रखा और गेम खेलना जारी रखा। 27 साल बीत चुके थे और करण को जल्दी नहीं थी। भाई, आज रात को साथ में डिनर करते हैं। दोपहर में शनाया का फ़ोन आया, उसकी आवाज़ उम्मीद से भरी थी। करण हंसा। ठीक है, क्या खाने का प्लान है? शनाया ने जब करण की सहमति सुनी तो खुशी से बोली, चलो वेस्टर्न फूड खाते हैं। मैंने जगह बुक कर ली है, कैसा रहेगा? करण को खाने की ज़्यादा परवाह नहीं थी, तो उसने बेफिक्री से सहमति दी। ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगी। क्या तुम थोड़ा जल्दी ऑफिस से निकल सकते हो? हाँ बिल्कुल। शाम 5 बजे करण पार्किंग गराज में गया और शनाया की चलाई लालपोश में बैठ गया। उसकी नज़रें शनाया को देखकर चमक उठीं। शनाया ने आज साफ तौर पर खूब सज संवर कर तैयार किया था। उसने एक सिंगल शोल्डर लोकट नीली ड्रेस पहनी थी, बाल नए सिरे से कल किए थे और चेहरे पर नाजुक मेकअप था। उसकी पूरी शख्सियत एक लुभावनी खूबसूरती बिखेर रही थी। करण ने आंखें मटकाईं, डिनर में और कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? नहीं। करण की आंखों में हैरानी देखकर शनाया को लगा कि उसका सजने संवरने का प्रयास सार्थक हुआ। बस हम दोनों होंगे? करण ने हैरानी से पूछा, सिर्फ हम दोनों? इतना फॉर्मल? शनाया के होंठों पर एक मुस्कान उभरी। आज मेरा बर्थडे है। करण थोड़ा हैरान हुआ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो कुछ भी तैयार नहीं है। तुम्हें कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे पर हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। करण मुस्कुराया, ठीक है, आज से मैं पूरी तरह आज की बर्थडे स्टार के हवाले हूँ। शनाया ने उसे एक आकर्षक मुस्कान दी, पास आए, अपनी बाहें करण की गर्दन के चारों ओर लपेटी और उसे एक चुंबन दिया। उनके जोशीले चुंबन के बाद शनाया पीछे हटी और हंसी, तुमने कहा ना, आज भागने नहीं दूंगी। करण का दिल धड़का, आज तुम जो कहो वही होगा। शनाया ने कार स्टार्ट की और कंपनी से निकल गई। जैसे ही वह दाएं मुड़कर ट्रैफिक में शामिल होने वाली थी, बाईं ओर से एक सफ़ेद BMW X7 ट्रैफिक से निकली और कंपनी की ओर बढ़ी, जो शनाया की लाल पोश से बाल बाल बची। करण ने एक नज़र में ड्राइवर सीट पर प्रियंका को बैठे देख लिया। वह मन ही मन थोड़ा बेचैन हुआ, सोचने लगा कि इतनी जल्दी ऑफिस छोड़ने के बावजूद उससे भिड़ंत हो ही गई। करण ने सहज रूप से अपना सिर दाईं ओर मोड़ लिया और उसी वक्त शनाया ने भी परिचित BMW X7 और ड्राइवर सीट पर बैठी परिचित शख्सियत को देख लिया। शनाया का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने अपनी हरकतें नहीं रोकीं। कार आसानी से ट्रैफिक में मछली की तरह शामिल हो गई। शनाया ने धीरे से कहा, वो मेरी दीदी थी। शनाया का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। करण ने दोनों कारों के एक दूसरे से गुजरने के एंगल के बारे में सोचा और राहत की सांस ली। उसने शायद तुम्हें देख लिया, लेकिन मुझे पहचान नहीं पाई होगी। शनाया ने आंखें मटकाईं और कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका फ़ोन अचानक बजा। कार के डिस्प्ले पर चेक करने पर, जैसा कि उम्मीद थी, कॉल प्रियंका का था। शनाया ने एक गहरी सांस ली, अपनी हल्की घबराहट को शांत किया, तर्जनी से चुप रहने का इशारा किया और फिर कॉल का जवाब दिया। दीदी, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। क्या वो तुम्हारी कार थी अभी? प्रियंका थोड़ी उलझन में लगी। हाँ, मैंने तुम्हें देखा। क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? शनाया ने शांति और स्थिरता बनाए रखी। आज मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने वाली थी।
लेकिन कार से उतरने से पहले मेरे एक दोस्त ने कॉल करके कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है और मुझे जल्दी आने को कहा, तो मैं निकल गई। मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। प्रियंका ने ओह कहा और हंसी। मैं हाल में इतनी बिजी थी कि मुझे तुम्हारा बर्थडे भूल गया। मुझे माफ़ करना। हैप्पी बर्थडे, और मैं बाद में तुम्हें एक गिफ्ट देकर इसकी भरपाई करूंगी। शनाया ने खुशी से जवाब दिया, ठीक है दीदी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना कि मैंने दोस्तों को तुम पर तरजीह दी। क्या बकवास कर रही हो? प्रियंका ने डांटा और फिर टॉपिक बदला। मैंने अभी तुम्हारी कार में किसी को देखा, लगता है कोई हैंडसम लड़का था। क्या वो वही है जिसका तुमने जिक्र किया था? प्रियंका ने स्पष्ट ढंग से बात की, क्योंकि कार में मौजूद दूसरा व्यक्ति बातचीत सुन सकता था। शनाया तुरंत समझ गई और करण की ओर देखा। हाँ वही है। प्रियंका ने हैरानी से कहा, वाह, तुम अपने बर्थडे पर उसके साथ हो? कब ला रही हो उसे मुझसे मिलवाने? आज हम साथ में डिनर करने वाले थे, लेकिन प्लान में कुछ बदलाव हो गया। हम किसी और दिन साथ में डिनर करेंगे। शनाया झूठ बोलने में और बेहतर होती जा रही थी और इस समय वह पूरी तरह शांत हो चुकी थी। प्रियंका ने करण को साफ नहीं देखा था। वैसे भी अगर उसने देखा भी होता तो शायद उसे पहचान नहीं पाती कि वह उसकी कंपनी का एक कर्मचारी है। कंपनी की सीईओ के तौर पर इतने सारे कर्मचारियों में वह एक ऐसे छोटे कर्मचारी को कैसे याद रख सकती थी जिससे उसका कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। ठीक है, अगली बार मैं तुम दोनों को डिनर पर ले जाऊंगी। प्रियंका ने पक्का फैसला किया, मुझे देखना है कि आखिर कौन इतना खास है कि तुम इतनी दीवानी हो। पक्का, शनाया ने तुरंत सहमति दी। भविष्य में वह आसानी से कोई बहाना बना सकती थी। वह करण और प्रियंका को कैसे मिलने दे सकती थी? हालांकि उसने और करण ने अपनी रिलेशनशिप को लगभग पक्का कर लिया था, लेकिन वह अभी भी इसे उजागर नहीं करना चाहती थी। आखिर करण अभी एक शादीशुदा आदमी था। अगर उसकी बड़ी दीदी को पता चल गया तो क्या वह उसे डांट नहीं देगी? फोन काटने के बाद शनाया ने राहत की सांस ली और करण की ओर देखा। भाई, तुम नाराज तो नहीं होना? करण हंसते हुए बोला, नाराज क्यों होऊंगा? शनाया ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारा दीदी से परिचय नहीं करवाया। करण ने सिर हिलाया, क्यों होऊंगा? आगे मौके तो बहुत होंगे और वैसे भी अभी सही वक्त नहीं है। शनाया पूरी तरह निश्चिंत हो गई। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आखिर तुम अभी सगाई में बंधे हो। अगर मेरी दीदी को पता चल गया तो वह मुझे जरूर डांटेगी। वैसे भी तुम इतने शानदार हो और हर दिन उसकी नज़रों के सामने हो। मुझे थोड़ा डर लगता है। करण ने आंखें चौड़ी की, तुम्हें किस बात का डर? शनाया ने मुंह बनाया, मेरी दीदी मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत, काबिल और आकर्षक है। क्या पता तुम्हें वह पसंद आ जाए। फिर मेरा क्या होगा? करण एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाया। वह तपाक से बोला, हाँ, मर्द तो चंचल होते हैं। अगर मैं वाकई तुम्हारी दीदी को पसंद करने लग गया तो तुम तो रो रो कर मर जाओगी, है ना? शनाया ने करण का हाथ थपथपाया और हंसते हुए बोली, सपने देखते रहो। अगर तुम्हें मेरी दीदी पसंद भी आ जाए तो वह तुम्हें पसंद नहीं करेगी। करण ने जिज्ञासा से पूछा, वो क्यों? मुझे लगता है मैं काफ़ी शानदार हूँ। शनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी दीदी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। चाहे तुम कितने ही शानदार हो, चूंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वह तुम्हें पसंद नहीं करेगी। वह तुमसे दूरी बनाए रखेगी। वैसे भी मेरी दीदी का दिल पूरी तरह कंपनी में है और उसे प्यार के लिए वक्त ही नहीं है। तो तुम सपने देखना बंद करो। करण हंसा, मैं सपने नहीं देख रहा। मैंने तो शुरू से कुछ कहा ही नहीं। वैसे भी जब तुम इतनी पक्की हो कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी तो तुम्हें किस बात की चिंता है? शनाया ने करण को आंखें दिखाईं, मुझे मत सिखाओ, मुझे मर्दों की फितरत पता है। वे हमेशा वही चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि अगर वह तुम्हें पसंद न करे और तुम उसे पसंद करने लग जाओ तो भी मेरे लिए ये बुरा है। करण निरुत्तर रह गया। ठीक है, इसका जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हालांकि तुम्हारी दीदी कंपनी मैनेज करने में तुमसे ज़्यादा काबिल हो सकती है, लेकिन एक औरत के आकर्षण की बात करें तो तुम उससे किसी भी तरह कम नहीं हो, बल्कि तुम उससे भी बेहतर हो। शनाया ने हैरानी से करण को देखा, सचमुच बोल रहे हो? वह मेरी दीदी है, तुम्हें मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं। करण ने मुस्कुराकर समझाया, मैं तुम्हारी सूरत की बात नहीं कर रहा। तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती जुलती है और दोनों की कद काठी शानदार है। मुख्य बात यह है कि तुम्हारी दीदी बहुत ठंडी, अलग थलग और ऐसी है जो लोगों को करीब आने से रोकती है, जबकि तुम अपनी खूबसूरती को और जीवंत तरीके से दिखाती हो और पुरुषों का ध्यान आसानी से खींच लेती हो। तुम दोनों में तुम्हारी दीदी बर्फ की तरह है और तुम आग की तरह। दोनों बिल्कुल अलग छोर पर, एक ठंडी और दूर, दूसरी जोशीली और आग की तरह। यहाँ तक कि रोमांटिक भावनाओं को छोड़कर सिर्फ बातचीत के नज़रिए से ज़्यादातर लोग तुम जैसी गर्मजोशी और जोश वाली शख्सियत के करीब जाना पसंद करेंगे। शनाया बहुत खुश हुई। उसके दिल में प्रियंका एक देवी जैसी थी जिसकी वह तुलना नहीं कर सकती थी।
लेकिन अब करण ने उसे बताया कि उसका अपना अनोखा आकर्षण है जो उसकी दीदी से तुलना में कम नहीं है। अपने प्यार करने वाले की दिल से की गई तारीफ से वह खुश कैसे न होती। करण ने कुछ देर फोन पर गेम खेलने और कुछ मैसेज भेजने के बाद फोन रख दिया। वेस्टर्न रेस्तरां में शनाया ने कई प्रशंसात्मक नज़रें खींची, जबकि करण को ढेर सारी जलन और ईर्ष्या भरी नज़रें मिलीं। तुम तो कमाल हो, तुम इतनी खूबसूरत फॉर्मल ड्रेस में हो और मैं टी शर्ट और जीन्स में फंसा हूँ, बिल्कुल बेचारा लग रहा हूँ। शनाया हंसी, उनकी नज़रों की परवाह मत करो। यहाँ तक कि अगर तुम कुछ न भी पहने हो तो भी मेरे लिए तुम सबसे हैंडसम हो। करण को हंसी आ गई, तुम तो शरारती हो, सपने देखती रहो। डिंग, लैम्पलाइट के नीचे रेड वाइन ग्लास में हल्के से हिल रही थी, एक नशीली चमक बिखेरते हुए। शनाया ने करण को गहरे प्यार से देखा। भाई, आज पहली बार है जब तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे मना रहे हो। मैं चाहती हूँ कि अब से हर साल तुम मेरे साथ इस दिन ऐसे ही रहो जैसे आज। एक खूबसूरत औरत का सच्चा प्यार पुरानी वाइन की तरह दिल को नशे में डुबो देता है। करण ने अपना ग्लास उठाया, शनाया के ग्लास से टकराया और मुस्कुराया, पक्का आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। शनाया ने अपना वाइन ग्लास पकड़े हुए हल्के से मुस्कुराया, खुद को दोष मत दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें पहले नहीं बताया। बस तुम मेरे साथ हो, ये मेरे लिए काफ़ी है। करण ने हंसते हुए कहा, हालांकि तुम ऐसा कह रही हो और मैं सचमुच प्रभावित हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस पल को यादगार बनाने के लिए कुछ होना चाहिए। आखिर ये तुम्हारा पहला बर्थडे है जब हम मिले हैं। शनाया कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि करण ने अपना हाथ उठाया और पास के वेटर को इशारा किया। शनाया की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, सोच रही थी कि वह क्या करने जा रहा है। शनाया की अविश्वसनीय नज़रों के सामने वेटर ने बार से एक ट्रॉली लाई, जिस पर एक छोटा लेकिन नाजुक केक था, जिस पर जलती हुई मोमबत्तियां थीं। उसके बगल में चटक लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता था और गुलाबों के ऊपर एक डिब्बा रखा था। शनाया की आंखों में बिना छिपी हैरानी थी, तुमने ये कब तैयार किया? करण ने हंसते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने एक बर्थडे गिफ्ट चुना और एक सहकर्मी जो बाहर कुछ काम से गया था उसे मेरे लिए लाने को कहा। ये बस एक छोटा सा टोकन है और भविष्य के लिए एक याद। शनाया बहुत हैरान हुई, उसने जानबूझकर करण को पहले नहीं बताया था क्योंकि वह उसे शर्मिंदगी में नहीं डालना चाहती थी, चूंकि उनकी रिलेशनशिप लगभग प्रेमी जैसी थी लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि करण इतनी जल्दी में गिफ्ट तैयार करने का रास्ता निकाल लेगा। जब तुम कार में थीं, करण ने सिर हिलाया, हाँ। हैप्पी बर्थडे शनाया, विश मांगो और मोमबत्तियां बुझाओ। ठीक है। शनाया का दिल खुशी से भर गया, न कि इसलिए कि करण ने उसे गिफ्ट दिया, बल्कि इसलिए कि वह इतना विचारशील था। वह मेरी परवाह करता है, वह मुझे भी पसंद करता है। शनाया ने अपने हाथ जोड़े, एक सच्ची इच्छा मांगी और फिर मोमबत्तियां बुझा दीं। करण ने डिब्बा शनाया को सौंपा, देखो क्या तुम्हें पसंद है। शनाया ने अपने होंठ काटे और धीरे से डिब्बा खोला, जिसमें एक चमकदार डायमंड नेकलेस था। शनाया ने तुरंत पहचान लिया कि ये वैन क्लीफ एंड अर्पल्स का इस साल का नया डिज़ाइन था, जिसकी कीमत 10 लाख थी। अरे भाई, ये गिफ्ट तो बहुत महंगा है। करण ने हंसते हुए कहा, मैंने गौर किया है कि तुम्हें ऑफ शोल्डर या सिंगल स्ट्रैप ड्रेस पहनना पसंद है। तुम्हारी कॉलरबोन बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी त्वचा गोरी है। ऐसा डायमंड नेकलेस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या तुम्हें पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, सचमुच बहुत पसंद है। शनाया की आंखें खुशी से चमक रही थीं। भाई, क्या तुम इसे मुझे पहनाने में मदद कर सकते हो? बिल्कुल। करण खड़ा हुआ, शनाया के पीछे गया और डायमंड नेकलेस उसकी गर्दन में डाल दिया। लैम्पलाइट के नीचे हीरे चमक रहे थे, उसकी त्वचा गोरी थी और उसके गाल गुलाबी थे, वह बेहद आकर्षक लग रही थी। थैंक यू भाई, ये तुम्हारा मुझे दिया पहला गिफ्ट है और ये बहुत खास है। मैं इसे जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। करण मुस्कुराया, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। खुशी और मधुर माहौल में दोनों ने बर्थडे डिनर खत्म किया। नीचे पहुंचकर करण ने शनाया को उसकी फॉर्मल ड्रेस में देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए रुको, मैं कार ले आता हूं। ठीक है। करण ने पार्किंग लॉट से कार निकाली और होटल के प्रवेश द्वार पर लाया, लेकिन उसकी आंखें अचानक गहरी हो गईं। शनाया के पास एक सिल्वर बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो करण को एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देख रहा था। शनाया ने ध्यान नहीं दिया और कार में बैठने वाली थी, तभी सिल्वर बालों वाले बूढ़े ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया, मिस शनाया, मिस्टर करण, मेरे युवा मालिक ने आपको न्योता दिया है। शनाया चौंक गई और पीछे मुड़कर देखा, आप कौन हैं? करण जैसे ही कार से उतरने वाला था, सिल्वर बालों वाले बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर करण, मत हिलिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं इन्हें एक थप्पड़ मार दूंगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा? करण ने दरवाजा खोलने की अपनी हरकत रोक दी और शांत स्वर में पूछा, तनिष्क? सिल्वर बालों वाले बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। करण ने सीधे सीधे सिर हिलाया, ठीक है, प्लान क्या है?
सिल्वर बालों वाले बूढ़े ने कार का पिछला दरवाजा खोला और शनाया को पीछे बैठने को कहा, फिर मुस्कुराया। माफ़ कीजिए मिस्टर करन, इस बार आपको ड्राइवर बनने के लिए कह रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? करन मुस्कुराया, कोई दिक्कत नहीं। बताए हमें कहाँ जाना है? सिल्वर बालों वाले आदमी ने एक पता दिया और करन ने नेविगेशन फॉलो किया, फिर कार स्टार्ट की और आसानी से ट्रैफिक में शामिल हो गया। करन ने स्थिरता से ड्राइव करते हुए पूछा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या आप मल्होत्रा परिवार के हैं? सिल्वर बालों वाले बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम बिल्ला है। मैं 40 साल से ज़्यादा समय से मल्होत्रा परिवार के साथ हूँ। अब मैं युवा मालिक का ड्राइवर हूँ, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता हूँ। करन ने समझते हुए सिर हिलाया, एक हाउसकीपर और एक मास्टर है ना? बिल्ला मुस्कुराया, आप ऐसा कह सकते हैं। करन ने बेफिक्री से पूछा, तनिष्क ने आज हमें इतने दोस्ताना तरीके से नहीं बुलाया। क्या वह मुझसे हिसाब चुकता करने की सोच रहा है? बिल्ला की मुस्कान शांत और स्थिर थी, जैसे उसके चेहरे पर उकेरी हुई हो। तुमने युवा मालिक का अपमान किया और मल्होत्रा परिवार को ठेस पहुंचाई। जाहिर है कुछ चीजें सुलझानी होंगी। करन ने बनावटी जिज्ञासा के साथ पूछा, तो तनिष्क मुझसे निपटने का क्या प्लान कर रहा है? क्या वह मेरी कल्टीवेशन को बर्बाद कर देगा या बस मुझे मारकर इंसानी दुनिया से गायब कर देगा? बिल्ला ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है और तुम्हें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। करन ने रियरव्यू मिरर में देखा, तुम्हारा रवैया बहुत मास्टर वाला है। देखते हैं बाद में इसे बनाए रख पाते हो या नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजरी और एक पहाड़ी विला के बड़े लोहे के गेट में दाखिल हुई। क्या आप लोग चंडीगढ़ से नहीं हैं? ये विला किसका है? बिल्ला शनाया के साथ कार से उतरा और करन की दी हुई कार की चाबी अपनी जेब में रख ली। बिल्कुल, ये मल्होत्रा की प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसे बस उधार ले रहे हैं। आखिर शहर में ज़्यादा शोर मचाना अच्छा नहीं होगा। बिल्ला ने शनाया को विला के प्रवेश द्वार तक ले गया और मुड़कर देखा। उसी वक्त विला के हॉल का दरवाजा खुला और तनिष्क बाहर आया। खूबसूरत औरत, हम फिर मिले। तनिष्क के चेहरे पर मुस्कान थी, उसका लहजा हल्का फुल्का था। शनाया पर उसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे वह भेड़िया की मांद में घुसी भेड़ हो। तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है। कितना अच्छा दिन है। शनाया ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मेरे सामने मुस्कुराते हो और पीठ पीछे धोखा देते हो। क्या सारे अमीर खानदानों के बेटे तुम जैसे नीच और बेशर्म होते हैं? तनिष्क ने बेफिक्री से मुस्कुराकर जवाब दिया, हम यहाँ सुनसान पहाड़ों में हैं, यहाँ कुछ भी हो जाए कोई सुनने वाला नहीं होगा। तुम्हारा मुझसे ऐसा रवैया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा? शनाया ने ठंडक से हंफा, मैं इतनी नादान नहीं हूं कि ये सोचूं कि अगर मैं तुम्हें कुछ अच्छे शब्द कह दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे। जब ऐसा है तो मैं तुम्हें अच्छा चेहरा क्यों दिखाऊं? तनिष्क हंसा, ये बात सही है, अब जब तुम यहाँ हो तो मुझे एक अच्छे मेजबान की तरह तुम्हारी खातिरदारी करनी होगी। करन सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, उसने इधर उधर देखा, फिर तनिष्क के सामने खड़े बिल्ला को देखा और मुस्कुराकर बोला, इतना बड़ा विला और सिर्फ तुम दोनों? थोड़ा खाली खाली लग रहा है। तनिष्क ने करन को देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। इस वक्त तक तुम इतने शांत हो, लगता है तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। करन ने हंसते हुए कहा, कर सकता हूं या नहीं ये तो लड़कर पता चलेगा। अगर मैं वाकई तुम्हें हरा नहीं पाया तो भाग जाऊंगा। इन सुनसान पहाड़ों में भागना आसान है। तनिष्क ने ठंडक से हंसते हुए कहा, भागना? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड की मदद नहीं करोगे? करन ने कंधे उचकाए और स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें हरा सकता हूं तो बिल्कुल मदद करूंगा। अगर नहीं हरा पाया तो यहाँ रुकना बेकार है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा, है ना शनाया? करन की बात सुनकर शनाया, जिसका चेहरा ठंडा था, अचानक चमकदार मुस्कान के साथ हंस पड़ी। बिल्कुल, तनिष्क बस भौंकता है, कोई ताकत नहीं है उसमें, मेरा भाई उसे एक हाथ से हरा देगा। अगर तुम उस बूढ़े को नहीं हरा पाते तो बस तेजी से भाग जाना भाई। मौका मिलने पर जब वह अकेला हो तो मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका दुगना हिसाब चुकाना। करन ने उंगलियां चटकाईं, उसका चेहरा मुस्कान से भरा था। पक्का? तनिष्क का चेहरा गहरा पड़ गया, उसकी ठंडी नज़रें करन पर टिक गईं। अगर तुम वाकई बिल्ला से भागने में कामयाब हो गए तो मैं शनाया को तुरंत छोड़ दूंगा और शिमला छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नहीं भाग पाए तो मैं तुम्हें एक अच्छा तमाशा दिखाऊंगा। करन ने तनिष्क को एक नज़र देखा लेकिन उसे नज़रअंदाज किया और बिल्ला को घूरने लगा। आओ बड़े मास्टर, देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। बिल्ला धीरे धीरे करन की ओर बढ़ा, उसका लहजा घमंडी था। हालांकि तुमने राहील को मार डाला लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कल्टीवेशन के रास्ते में आसमान के पार आसमान है और लोगों के पार लोग हैं। तनिष्क ने ठंडे स्वर में कहा, बिल्ला अंकल, इसके हाथ पैर तोड़ दो, इसकी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दो, लेकिन इसे जिंदा छोड़ देना। ठीक है। बिल्ला कुछ कदम आगे बढ़ा और उसका शरीर अचानक ताकत से भर गया, एक तेज तीर की तरह। करन की ओर बढ़ा और एक मुक्का मारा।
ये मुक्का साधारण, क्रूर और सीधा था। यह इतना तेज था कि लोग अपनी आंखों से इसका पीछा नहीं कर पाते। लेकिन ये मुक्का करण पर नहीं लगा। करण ने आखिरी पल में मुक्के को चकमा दे दिया और मुक्के की ताकत ने उसके बालों को उड़ा दिया। बिल्ला की भौहें थोड़ी सिकुड़ी और उसके पैर घूमे। उसने पहले से भी तेज एक और मुक्का मारा। करण ने फिर से चकमा दिया, लेकिन इस बार पहले जितना आसान नहीं था। बिल्ला ने ठंडक से हंसते हुए अपने मुक्कों को हथौड़ों की एक श्रृंखला की तरह लगातार करण पर बरसाया, प्रत्येक मुक्का पिछले से तेज। करण के कदम तितलियों की तरह फूलों के बीच नाच रहे थे। उसकी आकृति भूतिया थी, जो बिल्ला के हमलों को चकमा दे रही थी। हालांकि बिल्ला के तेज और उग्र हमलों की श्रृंखला का सामना करते हुए करण की आकृति तेजी से सीमित होती जा रही थी और उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। जब बिल्ला ने 7वां मुक्का मारा, करण अब और चकमा नहीं दे सका और उसे अपनी बाहें सीने के सामने क्रॉस करके जबरदस्ती उस मुक्के को रोकना पड़ा। बिल्ला की आंखों में जीत का भाव उभरा। क्या उसकी चाल इतनी तेज नहीं थी? चकमा दो और चकमा दो, ये मुक्का तुम्हें उड़ा देगा। बैंग! बिल्ला का मुक्का करण की बाहों पर भारी पड़ा और करण का शरीर बिना वजन के पीछे उड़ गया। हालांकि बिल्ला हैरान रह गया, क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लगा। उसे कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं हुई, जैसे कि उसने जानबूझकर खुद को बिल्ला के मुक्के में उड़ने दिया हो। जानबूझकर। बिल्ला ने करण को देखा, जो पीछे उड़ रहा था। उसकी ठंडी आंखों में एक हल्का सा मजाक था, और उसने करण के पीछे तनिष्क को देखा, जो ज्यादा दूर नहीं था। बिल्ला का दिल अचानक बर्फ के तहखाने में गिर गया। मालिक, सावधान! योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तनिष्क विला के हॉल के प्रवेश द्वार पर अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, करण को देख रहा था, जो सामने लगातार चकमा दे रहा था। उसका चेहरा मुस्कान और आत्मविश्वास से भरा था। उसे बिल्ला की ताकत पर पूरा भरोसा था। अगर बिल्ला की ताकत इतनी मजबूत न होती तो वह उसे अपनी सुरक्षा के लिए अपना पर्सनल हाउसकीपर कैसे चुनता? मल्होत्रा परिवार के भविष्य के वारिस के तौर पर वह स्वाभाविक रूप से अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा, ताकि संभावित दुश्मनों द्वारा मिटाया न जाए। जब उसने देखा कि करण आखिरकार चकमा नहीं दे पाया और बिल्ला के एक मुक्के से उड़ गया, तो तनिष्क की आंखें चमक उठीं। करण का शरीर पीछे की ओर उड़ा, तनिष्क की दिशा में टकरा रहा था। ये दृश्य देखकर तनिष्क बहुत खुश हुआ, आगे बढ़ा और करण की बिना रक्षा वाली पीठ पर एक साफ और तेज मुक्का मारा। तनिष्क को करण से गहरी नफरत थी, और अगर उसे करण की ताकत से डर न होता तो वह खुद ही ये काम करना पसंद करता। अब जब उसे इतना शानदार मौका मिला तो तनिष्क इसे कैसे चूक सकता था? तनिष्क का मुक्का बिना किसी रुकावट के करण की पीठ पर लगा, और उसी वक्त उसे बिल्ला की घबराई हुई चीख सुनाई दी। यंग मास्टर, सावधान! सावधान! किस बात से सावधान? मुक्के से आई तीव्र दर्द ने तनिष्क का दिल डुबो दिया। ऐसा लगा जैसे उसने एक ठोस लोहे की दीवार पर मुक्का मारा हो। अगले ही पल करण ने उस मुक्के की ताकत का फायदा उठाकर रिकॉइल को कम किया। उसके पैर की उंगलियां जमीन को छू गईं और उसने हवा में एक खूबसूरत मोड़ लिया, पीठ की ओर से तनिष्क की ओर मुंह कर लिया। उसकी आंखें बाज की तरह तनिष्क पर टिकी थीं। उन ठंडी आंखों में हल्का सा मजाक देखकर तनिष्क का दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ये एक जाल था। करण ने जानबूझकर बिल्ला को उसे पीछे उड़ाने दिया, जानबूझकर अपनी बिना रक्षा वाली पीठ दिखाई और जानबूझकर उसे हमला करने के लिए उकसाया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि वह शनाया से दूर हो गया और अब करण से बस एक कदम की दूरी पर था। करण पहले की बची हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक भयंकर शेर की तरह तनिष्क की ओर बढ़ा, जिसे कोई नहीं रोक सकता था। ये देखकर कि तनिष्क करण के हाथों में पड़ने वाला था, उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया और वह अपनी दोनों बाहों से खुद को बचाते हुए पीछे खिसक गया। ये देखकर करण ने आक्रामक रूप से पीछा नहीं किया, बल्कि तनिष्क की उठी हुई बांह पर एक हथेली से प्रहार किया। क्रैक! बिना किसी शक तनिष्क की बाईं बांह टूट गई और वह उस प्रहार से पीछे उड़ गया, सीधे हॉल के दरवाजे से टकराया, जिससे एक भारी धमाका हुआ। लकड़ी का दरवाजा तुरंत धंस गया, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, जबकि नक्काशीदार कांच असंख्य टुकड़ों में बिखर गया। करण ने पीछा नहीं किया, बल्कि शनाया के सामने खड़ा हो गया। शनाया की आंखें चमक रही थीं, उत्साह और जोश से भरी हुई, और जरा भी डर नहीं था। होटल के प्रवेश द्वार पर उस पल से जब करण ने शांति से ड्राइव करने की सहमति दी थी, शनाया को यकीन था कि करण आज रात की मुश्किल को सुलझा लेगा। शनाया के दिल में करण के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। वह जानती थी कि करण की ताकत शायद कल्टिवेटर्स में सबसे ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह उस पर अंधा भरोसा करने को तैयार थी। बिल्ला दौड़कर आया, उसके चेहरे पर अब पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था, सिर्फ ठंडक और गुस्सा था। उसने तनिष्क के सामने दावा किया था कि वह करण को आसानी से हरा देगा, लेकिन अब सिर्फ एक भिड़ंत के बाद न केवल वह करण को चोट नहीं पहुंचा पाया, बल्कि वह उसके जाल में फंस गया, जिससे तनिष्क घायल हो गया। ये उसके चेहरे पर सबसे जोरदार तमाचा था। तुम में मास्टर वाला रवैया है, इसे बाद में भी बनाए रखना। करण ने ये पहले उससे कहा था, और अब बिल्ला को सिर्फ अपने चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। जलती हुई जलन। करण पीछे नहीं हटा क्योंकि शनाया उसके पीछे थी।
उसने इतनी मेहनत करके शनाया को खतरे से बाहर निकाला था, वह उसे फिर से दुश्मन के हाथों में कैसे पड़ने दे सकता था। वैसे भी क्या उसे पीछे हटने की जरूरत थी। बिल्ला ने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा, जैसे बिजली का कड़कना। वह देख सकता था कि करण चकमा देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका मुक्का शनाया की ओर जा सकता था, जिससे वह मर सकती थी। वह शायद शनाया को मारना नहीं चाहता था, लेकिन करण निश्चित रूप से इस पर दांव नहीं लगाएगा। चकमा न देना मतलब सीधे टक्कर लेना था। करण ने चकमा नहीं दिया और उसने भी एक मुक्का मारा। उनके ताकत के स्तर पर हर चाल में जबरदस्त विनाशकारी शक्ति थी, जो शरीर के किसी भी हिस्से पर लगने से काफी नुकसान कर सकती थी। उनके मुंह के हवा में टकराए, उनकी ऊर्जा मंडल आपस में भिड़ी, जिससे पॉप की आवाज आए। करण आधा कदम पीछे हटा, जबकि बिल्ला 3 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बिल्ला के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास छा गया। ये कैसे हो सकता है? करण ने उसकी पूरी ताकत वाले हमले को सीधे टक्कर देकर पीछे धकेल दिया था। करण की ताकत उसकी अपनी ताकत से भी ज्यादा थी। करण ने बिल्ला को आराम से देखा, बस इतना ही। बिल्ला का पहले से लाल चेहरा और लाल हो गया। उसे एक 20 साल के लड़के से अपमानित होने का एहसास हुआ। बिल्ला की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और वह फिर से करण की ओर बढ़ा। करण ने चकमा नहीं दिया और फिर से उसका सामना किया। दोनों आकृतियां एक साथ उलझ गईं, हवा की तेज लहरें उठ रही थीं और स्थिति डरावनी थी। बैंग! पलक झपकते ही एक दबी हुई आवाज के साथ बिल्ला पीछे उड़ गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और वह डर के मारे चिल्लाया, आत्मिक मंडल! तुमने वाकई आत्मिक मंडल को कल्टीवेट कर लिया है। दिव्य ऊर्जा शरीर सुरक्षा, ये कैसे मुमकिन है? करण, तुम सिर्फ 20 साल के हो। तुमने दिव्य ऊर्जा शरीर सुरक्षा कैसे हासिल कर ली? पूरे मल्होत्रा परिवार में सिर्फ 3 पुरखों ने ही दिव्य ऊर्जा हासिल की थी। करण, तुमने ये कैसे कर दिखाया? तनिष्क को थोड़ा डर लगने लगा था। इतनी कम उम्र में किसी का दिव्य ऊर्जा हासिल करना, इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते थे, बेमिसाल प्रतिभा या फिर बेजोड़ कल्टीवेशन तकनीक। और शायद करण के पास दोनों ही थे। अब तनिष्क ने करण को उकसाया था और ये एक जानलेवा दुश्मनी बन चुकी थी। बिल्ला का शरीर उड़ता हुआ विला के हॉल के सामने वाले संगमरमर के टाइल्स वाले खंभे से जा टकराया। टाइल्स तुरंत चटक गईं। करण ने तनिष्क की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, और वो 2 कदम पीछे हट गया। ये देखकर बिल्ला जल्दी से फिर करण की ओर दौड़ा और चिल्लाया, यंग मास्टर, तुम पहले जाओ। तनिष्क बेवकूफ़ नहीं था और उसने फटाफट रिएक्ट किया। ये सुनते ही वो अचानक विला के आंगन में खड़ी सेडान की ओर कूदा। करण का चेहरा बदल गया और वो बिल्ला की ओर बढ़ा। तनिष्क को रोकने के लिए उसे पहले बिल्ला को हराना था, वरना बिल्ला के पास शनाया को बंधक बनाए रखने की वजह से करण को टेबल पलटने का दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन बिल्ला डरा नहीं, वो पागल की तरह पूरी ताकत से हमला करने लगा। हर मुक्का जबरदस्त ताकतवर था। हालांकि करण बिल्ला से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन बिल्ला का मकसद अब करण को मारने से बदलकर उसे रोकने और शनाया को पास रखने तक सीमित हो गया था। इस वजह से करण इतने कम समय में बिल्ला को हरा नहीं पाया। बस इस देरी में तनिष्क कार तक पहुंच गया। उसने कार स्टार्ट की और गैस पर पैर रख दिया। कार घायल जानवर की तरह दहाड़ती हुई तेजी से भाग निकली। हालांकि करण तनिष्क को पकड़ना चाहता था, लेकिन इस पल में वो मजबूर था। तनिष्क को मारने की कोशिश छोड़कर करण ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और पूरी ताकत से हमला किया। भले ही तनिष्क भाग गया, लेकिन करण बिल्ला को नहीं छोड़ सकता था। बैंग बैंग बैंग! पलक झपकते ही करण के मुंह के बार बार बिल्ला के शरीर पर पड़े। बिल्ला के कपड़े फट गए और हर मुक्के के साथ वो खून की उल्टी करता। 2 लगातार मुक्कों और एक तमाचे के बाद बिल्ला लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसके मुंह से खून बह रहा था, वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और अब लड़ने की हालत में नहीं था। करण ने बिल्ला को ठंडे नजरों से देखा और कहा, तुम एक अच्छे कुत्ते हो। आजकल ऐसे लोग कम ही हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हों। तनिष्क के भाग जाने से बिल्ला ने राहत की सांस ली। सिर झुकाकर उसने अपनी छाती देखी, जहां एक मुक्का पड़ा था और कम से कम 2 पसलियां टूटी थीं। उसके चेहरे पर कई भाव उभरे, पछतावा, निराशा और अफसोस। हालांकि मैं मल्होत्रा नहीं हूं, लेकिन मैंने 40 साल पहले मल्होत्रा परिवार में शामिल हो गया था और खुद को उनका हिस्सा मानता हूं। मैंने तनिष्क को बड़ा होते देखा है और उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता हूं। आज जो कुछ हुआ वो मेरी घमंड की वजह से हुआ। चूंकि ये मेरी गलती थी, तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। बिल्ला ने हाथ उठाया, अपने मुंह से खून पोंछा और पूछा, तुम्हारा मास्टर कौन है? करण ने उदासीनता से जवाब दिया, प्रलयनाथ। बिल्ला का चेहरा साफ हुआ, लेकिन वो अभी भी हैरान था। प्रलयनाथ वाकई में जबरदस्त है, लेकिन उसे इतना शानदार शिष्य नहीं मिलना चाहिए था। करण बस मुस्कुराया, इस विषय पर और बात नहीं की, बल्कि टॉपिक बदल दिया। तुम 40 साल से मल्होत्रा परिवार में हो और अब मल्होत्रा परिवार के वारिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। इससे पता चलता है कि मल्होत्रा परिवार तुम्हें बहुत अहमियत देता है।
तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें 27 साल पहले मल्होत्रा परिवार और कई अन्य ताकतों के बीच जीव हुआ पर्वत पर हुई गुप्त मुलाकात के बारे में पता है? बिल्ला का चेहरा थोड़ा बदल गया, उसकी नज़र करण पर टिक गई। तुम कौन हो और इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? करण ने शांति से जवाब दिया, जिज्ञासा। बिल्ला ने तंज कसा, जिज्ञासा। हालांकि ये घटना कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो इसका जिक्र नहीं करते। लेकिन तुम। बिल्ला की बात अचानक रुक गई, उसकी नज़र करण के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों में डर बढ़ता गया। आखिर में उसका पूरा चेहरा सदमे और अचानक समझ में आने की भावना से भर गया। 27 साल, तुम 27 साल के हो, तुम्हारा चेहरा। तुम इंद्रजीत के बेटे हो। करण की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लगता है तुम उन्हें अच्छे से जानते हो। पास खड़ी शनाया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसने अविश्वास में अपना मुंह ढक लिया। वो जानती थी कि करण एक अनाथ था, जिसे उसके मास्टर ने पाला था। क्या करण को अपनी जड़ों के बारे में पता था? क्या ये इंद्रजीत, जिसका जिक्र बिल्ला ने किया, करण का पिता था? बिल्ला की आंखों में गहरा डर था। वो अचानक मुड़ा और बाहर की ओर भागा, उसकी भागती हुई शक्ल में बेपनाह बेचैनी थी। करण बिल्ला को कैसे भागने दे सकता था? उसने अपनी उंगलियों से जमीन को हल्का सा छुआ और हवा की तरह उड़ता हुआ बिल्ला के पीछे पहुंच गया और उसकी पीठ पर एक तमाचा मारा। बिल्ला अचानक रुका, मुड़ा और अपनी छाती आगे की। बैंग! करण का तमाचा सीधे बिल्ला की छाती पर पड़ा, जहां हड्डियां टूटी थीं। भारी प्रहार से टूटी हड्डियां बिल्ला के दिल में चुभ गईं। बिल्ला ढह गया, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वो करण को घूर रहा था, उसकी आंखें भयंकर और उन्मादी थीं। तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। तुम इस जन्म में उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। भाई, क्या तुम्हें अब अपनी जड़ों का पता चल गया है? करण कार चला रहा था और उसने सिर हिलाया। हाँ, पता चल गया। शनाया ने सावधानी से पूछा, मम्मी पापा, वो गायब हो गए। करण ने जवाब दिया, मुझे अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक कई साल पहले उन्हें खतरा हुआ था और कुछ लोगों ने उनका पीछा किया था। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगता है कि उस दौरान उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया था। रही बात कि वो जिंदा हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। शनाया का मूड उदास हो गया, पीछा किया गया और फिर गायब हो जाना। इसका मतलब शायद वो बच नहीं पाए। आखिरकार, अगर करण के मम्मी पापा जिंदा होते तो अब तक वो करण को ढूंढ लेते। शनाया को करण के लिए गहरी सहानुभूति हुई। हालांकि इस शख्स के पास असाधारण मेडिकल स्किल्स, मजबूत शारीरिक ताकत और कई तरह की काबिलियत थी, लेकिन उसकी बैकग्राउंड भी काफ़ी दुखद थी। अगर कोई पक्की खबर नहीं है तो अभी भी उम्मीद है। शायद वो जिंदा हो, लेकिन किसी वजह से तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। शनाया ने दिमाग लगाकर करण को सांत्वना देने की कोशिश की। शायद उन्हें कैद कर लिया गया हो, या शायद उन्हें नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने गोद लिया था। मैं ठीक हूँ। करण ने हल्की मुस्कान के साथ शनाया की बात काट दी। मैं सच का पता लगाऊंगा। शनाया ने करण की अटल शांत मुस्कान देखी और राहत की सांस ली। तनिष्क भाग गया। अब क्या? करण ने सोचा, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। शनाया ने करण की ओर देखा, क्या तुम तनिष्क को मारने जा रहे हो? करण ने शनाया की ओर देखा, सिर्फ तनिष्क ही नहीं, मल्होत्रा परिवार में और भी कई लोग हैं। मल्होत्रा परिवार का मेरे पिता के गायब होने से बहुत कुछ लेना देना है। शनाया ने बिना हिचक तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। करण ने भौहें चढ़ाईं। मल्होत्रा परिवार चंडीगढ़ में बहुत गहरी जड़ें और ताकत रखता है। तुम एक आम इंसान हो, मेरे साथ जाने में खतरा हो सकता है। शनाया दृढ़ थी, मैं शायद तुम्हारी मदद न कर पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। अगर तुम्हें चिंता है कि कोई मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो मैं छिप सकती हूं। चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में, जहां लाखों लोग हैं, वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर मल्होत्रा परिवार मुझे पकड़कर तुम्हें धमकाने की कोशिश करता है, तो तुम मेरी चिंता मत करना। सीधे मल्होत्रा परिवार से निपटना, मुझे नहीं लगता कि वो झुकेंगे नहीं। करण हंसा। तनिष्क को बिल्ला के चिल्लाने से मेरी ताकत का पता चल चुका है। मल्होत्रा परिवार अब उसी तरह मुझे धमकी नहीं देगा। अगर वो ऐसा करते भी हैं, तो मल्होत्रा परिवार को तुरंत एक ताकतवर कल्टिवेटर की अथक बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनका बड़ा परिवार और ढेर सारे सदस्य इस डिफेंस को नहीं संभाल सकते। तो मेरी मल्होत्रा परिवार के साथ आने वाली लड़ाई सिर्फ उनके कल्टिवेटर्स तक सीमित रहेगी। जब तक मैं पहले नहीं मरता, तुम सुरक्षित रहोगी। शनाया मुस्कुराई, तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम मुझे पीछे छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। मैंने पहले ही कह दिया था, तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी, जब तक तुम मुझे नहीं चाहते। करण ने कार सड़क के किनारे रोकी और शनाया की जिद भरी आंखों में देखा, क्या ये इसके लायक है? मल्होत्रा परिवार को छोड़ दो, मेरे साथ रहने से तुम कई खतरों में पड़ सकती हो, और मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मुझे डर नहीं लगता। शनाया ने बिना हिचक जवाब दिया, अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो मैं अब तक कई बार मर चुकी होती। मेरी जिंदगी तुमने बचाई है।
तुम्हारे साथ रहकर भले ही खतरा हो, सबसे बुरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी और ये जिंदगी तुम्हें वापस कर दूंगी। करण मुस्कुराया, कोई पछतावा नहीं। शनाया ने हल्के से मुस्कुराया, मुझे नहीं पता मेरी रगों में कैसा खून दौड़ता है, लेकिन तुम्हें लड़ते हुए या फिर किसी को मारते हुए देखकर मुझे न सिर्फ डर नहीं लगता बल्कि बहुत रोमांच होता है। जब से तुमसे मिली हूं मेरी जिंदगी अचानक रंगीन और शानदार हो गई है। बस इतना है कि मैं एक कल्टिवेटर नहीं हूं। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं कब का तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही होती। शनाया ने करण की गर्दन पकड़कर उसे चूमा, मैं खुशी और संतुष्टि के साथ जी रही हूं। मुझे पछतावा कैसे हो सकता है। शनाया की बात सुनकर करण ने और कुछ नहीं कहा और सहजता से सहमत हो गया। ठीक है, हम साथ जाएंगे। शनाया तुरंत खुश हो गई, उसने करण की गर्दन को और जोर से पकड़ा और उस पर झुककर उसे चूम लिया। एक झटके में करण के हाथ बेकाबू होकर चलने लगे। शनाया का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया बल्कि अपनी पोजीशन को और सुविधाजनक बनाया ताकि करण के हाथ और करीब आ सकें। भाई, क्यों ना हम होटल चलें? ये सुनकर करण की आंखें अचानक थोड़ा साफ हुईं। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, क्यों ना थोड़ा और इंतजार करें। करण को शनाया से कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उसे पसंद करने की वजह से ही उसे लगा कि इस वक्त उसके साथ सोना सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैध पत्नी थी प्रियंका। शनाया समझदार थी और तुरंत करण की हिचक समझ गई, उसे अपनी घर की शादी की व्यवस्था की चिंता थी। भाई, सचमुच मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मुझे पसंद करते हो, भले ही मैं तुम्हारी दूसरी औरत बनूं, मुझे मंजूर है। शनाया करण की छाती पर लेट गई और धीरे से मुस्कुराए, भले ही तुम्हारी घरवाली मुझसे लड़ने आए, मुझे यकीन है कि तुम मुझे बचाओगे और मुझे बुली होने नहीं दोगे। करण और शनाया आखिरकार होटल नहीं गए। अगर शनाया को पता चलता कि प्रियंका ही करण की घरवाली है तो न जाने उसकी क्या प्रतिक्रिया होती, लेकिन वो निश्चित रूप से अब की तरह बेपरवाह नहीं रहती। करण ने एक जेंटलमैन बनने का फैसला किया। या तो वो प्रियंका से तलाक के बाद शनाया के साथ रहेगा या फिर शनाया को सच बताकर उसे दोबारा फैसला लेने देगा। अगर उसे कमीना बनना ही है तो खुलेआम कमीना बनेगा। करण ने तनिष्क के भागने की जगह ढूंढने की जहमत नहीं उठाई, न ही उसे चिंता थी कि तनिष्क ढेर सारे लोगों को बुलाकर उससे निपटने की कोशिश करेगा। अगर मल्होत्रा परिवार आया तो वो शिमला में ही उनसे निपट लेगा। अगर वो नहीं आए तो वो चंडीगढ़ जाकर उनसे निपटेगा। जब करण सुबह उठा तो वो आराम से ऑफिस गया और उसे प्रियंका का फोन आया। तनिष्क चंडीगढ़ वापस चला गया। करण ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें कैसे पता? प्रियंका ने जवाब दिया, मैंने उसे शेयर के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया था कि उसने इस बारे में क्या सोचा, लेकिन उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसे अब शेयर नहीं चाहिए, वो चंडीगढ़ वापस चला गया है। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। करण ने सोचा, क्योंकि मैं उसका पीछा कर रहा था वो डर गया इसलिए भाग गया। प्रियंका ने हैरानी से पूछा, तुमने फिर से उसके साथ पंगा क्यों लिया? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम तनिष्क या मल्होत्रा परिवार से पंगा नहीं लोगे? करण ने जवाब दिया, मुझे अपनी पहचान का पता चल गया है। मेरे पिता की आखिरी लड़ाई जिसमें वो गायब हुए उसका मल्होत्रा परिवार से ताल्लुक था। अगर मेरे मम्मी पापा मर गए तो बहुत मुमकिन है कि मल्होत्रा परिवार इसका जिम्मेदार हो। इसलिए मैं मल्होत्रा परिवार से निपटूंगा और अपने मम्मी पापा के गायब होने का सच ढूंढूंगा। प्रियंका की आवाज़ अचानक कुछ पिच ऊंची हो गई, उत्साहित और खुश, तुम्हें अपनी पहचान का पता चल गया? हाँ, प्रियंका ने और पूछा, मुझे इसके बारे में बता सकते हो? ये कोई रहस्य नहीं था और अब करण और प्रियंका का एक साझा दुश्मन था। करण ने अपने परिवार के इतिहास को संक्षेप में बताया और आखिर में पूछा, मैं मल्होत्रा परिवार से लड़ना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? प्रियंका की आवाज़ में खुशी के साथ साथ चिंता भी थी, बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन मल्होत्रा परिवार से निपटना आसान नहीं है। तुम्हारा क्या प्लान है? करण ने इस बारे में लंबे समय तक सोचा था। मल्होत्रा परिवार अब एक बड़ा बिजनेस है जिसमें कई ताकतवर कल्टिवेटर्स हैं। भले ही मैं एक दो को हरा दूं, इससे समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं मल्होत्रा परिवार को हर तरफ से पूरी तरह से कुचलना चाहता हूं। कैसे करना है ये तो हालात के हिसाब से धीरे धीरे तय करेंगे, क्योंकि स्थिति लगातार बदल रही है। प्रियंका ने पूछा, तो फिर मैं शेयर नहीं बेचूंगी, मैं चंडीगढ़ जाऊंगी और हम मिलकर मल्होत्रा परिवार से लड़ेंगे। करण ने उत्सुकता से पूछा, तुम चंडीगढ़ में क्या करने वाली हो? प्रियंका ने समझाया, जो छठा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री हमने खरीदी है वो चंडीगढ़ में है। अब मल्होत्रा ग्रुप को मैंने अंदर से साफ कर दिया है, कोई रुकावट नहीं बची तो मैनेज करना आसान है। छठा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री अभी अभी खरीदी गई है और इसमें कई समस्याएं हैं। ये मेरा फोकस था और मैं इसे रिमोटली मैनेज करने वाली थी, लेकिन चूंकि तुम चंडीगढ़ जा रहे हो तो मैं वहां जाकर इसे डायरेक्टली मैनेज करूंगी। हालांकि मल्होत्रा परिवार के बिजनेस कई सेक्टर में हैं, लेकिन सबसे अहम है फार्मास्यूटिकल्स।
जब मैंने छठे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा था, तब मेरे अपने स्वार्थी मकसद थे। मल्होत्रा परिवार से लड़ने के लिए मैं चाहती हूं कि फार्मास्यूटिकल फील्ड में मैं कुछ मदद कर सकूं। करण ने सोचा, उसे एहसास हुआ कि वो लड़ने और मेडिकल स्किल्स में तो अच्छा है, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर प्रियंका सचमुच मल्होत्रा परिवार को खत्म करने में उसकी मदद करना चाहती है, तो कम से कम बिजनेस स्ट्रेटेजी के मामले में वो कुछ आइडियाज़ दे सकती है। ठीक है, करण ने सहजता से सहमति दी, तो फिर हम चंडीगढ़ साथ जाएंगे। मैं पहले तुम्हारी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की समस्या सुलझाने में मदद करूंगा। प्रियंका ने हैरानी से कहा, तुम मेरी भी मदद कर रहे हो? करण ने हंसते हुए कहा, हमारी 3 महीने की डेडलाइन तो अभी बाकी है, और हमारे मौजूदा रिश्ते और साझा मकसद को देखते हुए हम साथी हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। इसे आपसी मदद कहते हैं। और तुमने खुद कहा था, मल्होत्रा परिवार का मुख्य बिजनेस फार्मास्यूटिकल्स है, तो छठा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को ठीक करना काम आ सकता है। प्रियंका की आवाज़ अचानक बहुत रिलैक्स हो गई। तुम्हारी मदद से मुझे डर नहीं लगता। मैंने सुना है कि छठे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की स्थिति काफ़ी जटिल है। करण हंसा, तुम अब पूरी तरह कंट्रोल में हो और डिसीजन लेने की पावर तुम्हारे पास है। बस मैनेज करो, सही फैसले लो, बाकी समस्याओं में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चूंकि दोनों का साझा दुश्मन था, बातचीत अब ज़्यादा सीधी और स्पष्ट हो गई थी। इस बार तुम कौन सी पोजीशन लेना चाहते हो? करण हंसा, तुम तय करो, बस बिजनेस मैनेजमेंट से दूर रखना, क्योंकि वो मेरे बस का नहीं है, और मेरे पास वो काबिलियत भी नहीं है। जो भी पोजीशन हो जिसमें मैं आसानी से हिस्सा ले सकूं और मजे कर सकूं। प्रियंका की आवाज़ में हंसी की झलक थी। क्या तुम्हें मेरा स्पेशल असिस्टेंट बनने में कोई दिक्कत होगी? करण ने लापरवाही से जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, तुम काम करो, मैं गेम खेलूंगा, तुम ऑर्डर दो और मैं लोगों को पीटूंगा। प्रियंका हंसी, ठीक है, तय हुआ। मैंने सुना है कि फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की स्थिति काफ़ी गंभीर है, और शायद तुम्हें सचमुच लोगों को पीटना पड़ सकता है। मैं तुम पर नज़र रखता हूँ _1। ऑफिस से छुट्टी होने के करीब करण को प्रतिभा से फ़ोन आया। मिस्टर करण, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहती हूँ। करण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? प्रतिभा ने जवाब दिया, लगभग ठीक हो गई। ये सब मिस्टर करण की वजह से, जिन्होंने मेरी जान बचाई। प्लीज़ मुझे अपनी कृतज्ञता जताने और पहले की बेरुखी के लिए माफ़ी मांगने का मौका दो। करण ने पहले तो मना करने की सोची, लेकिन फिर रुक गया और उसने अपना इरादा बदल लिया, ये सोचकर कि वो जल्दी ही चंडीगढ़ जाकर मल्होत्रा परिवार से निपटने वाला है। क्या प्रतिभा जावेरी परिवार की एक कल्टिवेशन जीनियस नहीं थी? वो 30 साल की उम्र में जावेरी परिवार और रस्तोगी परिवार के सभी लोगों को हरा चुकी थी, जब तक कि रस्तोगी परिवार ने खास तौर पर राहील को नहीं बुलाया, जिसने उसे हरा दिया। जाहिर है कि प्रतिभा सचमुच एक कल्टिवेशन जीनियस थी। अगर वो उसकी सहयोगी बन जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, करण ने सहजता से सहमति दी, और कौन होगा? प्रतिभा ने जवाब दिया, बस मैं, अपने लिए। करण ने हंसते हुए कहा, अगर सिर्फ हम दोनों हैं तो चलो हॉट पॉट खाते हैं। मैं तुम्हें एक अच्छे हॉट पॉट रेस्तरां का पता भेजता हूँ। प्रतिभा ने तुरंत सहमति दी, ठीक है। काम खत्म होने के बाद करण हॉट पॉट रेस्तरां पहुंचा। प्रतिभा पहले से ही पहुंच चुकी थी। उसने टेबल भरकर डिशेज ऑर्डर की थी और करण का इंतजार कर रही थी। मिस प्रतिभा। करण प्रतिभा के सामने बैठा, उसका चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम अच्छे से रिकवर कर चुकी हो। प्रतिभा ने सामने बैठे इस युवा शख्स को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता, प्रशंसा और हल्की सी शर्मिंदगी थी। ये पुरुष महिला की बात नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि करण ने पहले मदद की पेशकश की थी, जिसे प्रतिभा ने ठुकरा दिया था। उसके शब्दों में उसने अपनी ताकत पर भरोसा दिखाया था और करण की काबिलियत को नज़रअंदाज किया था। जैसे ही वाइन सर्व की गई, प्रतिभा ने अपना ग्लास उठाया। मिस्टर करण को, मैं अपनी पहले की बेरुखी के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और ये भी कि तुमने कोई नाराज़गी नहीं रखी। करण ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे दूर रहने को कहा था और यहाँ तक कि मुझे छिपने की सलाह दी थी। ये तुम्हारी दयालुता थी और मैं नाराज़ नहीं हूँ। प्रतिभा ने एक घूंट में ग्लास खाली कर दिया और दूसरा ग्लास भरा। दूसरे ग्लास के लिए, मैं मिस्टर करण को उनकी जान बचाने की शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं तब मर चुकी होती और मुझे यहाँ बैठकर वाइन पीने का मौका नहीं मिलता। करण ने उदारता से टोस्ट लिया, ठीक है। प्रतिभा ने जो कहा वो सच था। करण ने वाकई उसकी जान बचाई थी, और जावेरी परिवार के कई लोगों की भी। प्रतिभा ने दूसरा ग्लास खत्म किया और तीसरा भरा। ये तीसरा ग्लास मिस्टर करण के लिए, जिन्होंने पूरे जावेरी परिवार को बचाया। अब से, अगर मिस्टर करण की कोई मांग होगी, मैं बिना हिचक उसे पूरा करूंगी। करण ने उसे तीसरा ग्लास साफ करते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी ताकत का लेवल क्या है? प्रतिभा ने जवाब दिया, ऊर्जा मंडल। करण ने तारीफ की, बुरा नहीं। तुम आत्मा मंडल से बस एक कदम दूर हो। प्रतिभा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, कहने को तो एक कदम है, लेकिन ये एक खाई की तरह है।
मिस्टर करण, तुमने इतनी कम उम्र में आत्मिक मंडल हासिल कर लिया, मैं तो तुमसे बहुत पीछे हूँ। करण हंसा, क्या तुम ब्रेक थ्रू करना चाहोगी? प्रतिभा की आंखें चमक उठीं, क्या मिस्टर करण के पास कोई तरीका है? करण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जब मैंने पूछा तो जाहिर है मेरे पास तरीका है। प्रतिभा ने पलक झपकाए और तुरंत फैसला लिया, अगर मिस्टर करण को मुझसे कुछ काम है तो बेझिझक कहो, भले ही मेरी जान की कीमत चुकानी पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चंडीगढ़ के मल्होत्रा परिवार से निपटने जा रहा हूँ। प्रतिभा थोड़ा हैरान हुई, फिर बिना हिचक तुरंत पूछा, तुम्हें हमारे जावेरी परिवार से क्या चाहिए? करण ने सिर हिलाया, अपना ग्लास उठाया और प्रतिभा के साथ टकराया, मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारे जावेरी परिवार से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम पर नजर रखता हूँ। प्रतिभा का चेहरा थोड़ा असहज हो गया, मुझ पर? करण ने प्रतिभा का चेहरा देखा और समझ गया कि उसने गलत समझ लिया। वो हंसते हुए बोला, गलत मत समझो, मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन प्रतिभा में दिलचस्पी है, इसलिए मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आत्मा मंडल तक ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा और बदले में तुम कुछ समय के लिए मेरे कुछ कामों में मदद करोगी। इसमें खतरा हो सकता है, शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम सोच सकती हो। प्रतिभा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसने अभी अभी सोचा था कि करण को उसमें निजी दिलचस्पी है और उसके बारे में कुछ सोच रहा है। अजीब। प्रतिभा ने तुरंत जवाब दिया, मिस्टर करण, सोचने की जरूरत नहीं है और न ही किसी डील की। मैं पहले से ही तुम्हारी जान की कर्जदार हूँ। करण ने सिर हिलाया, मल्होत्रा परिवार हिमाचल प्रदेश में एक धनी और ताकतवर कल्टीवेशन परिवार है। अगर तुम आत्मा मंडल तक नहीं पहुंची हो और आत्मिक मंडल नहीं है तो मल्होत्रा परिवार से लड़ना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, इसलिए भले ही मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, असल में मैं अपनी मदद कर रहा हूँ। करण की बात सुनकर प्रतिभा ने और मना नहीं किया। उसके पास शानदार कल्टीवेशन प्रतिभा थी, लेकिन वो लंबे समय से इस लेवल पर अटकी हुई थी और ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। अगर करण उसकी मदद कर सकता है तो वो इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकती थी। ठीक है, मैं, प्रतिभा, मिस्टर करण के आदेश पर हूँ। तुम जो भी ऑर्डर दोगे मैं मानूंगी। करण ने सुधारा, इतना सीरियस मत हो। तुम मेरी मदद कर रही हो तो हम बॉस और सबॉर्डिनेट नहीं हैं, बल्कि पार्टनर हैं। प्रतिभा ने सहजता से सिर हिलाया, मुझे अब क्या करना है? करण ने मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में थोड़ी शरारत थी, खुद को दर्द और तकलीफ के लिए तैयार करो। आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। तनिष्क सोफे पर बैठा था, उसका एक हाथ लटक रहा था, वो बेचैन और परेशान दिख रहा था। तनिष्क का पिता, मल्होत्रा परिवार का मौजूदा मुखिया नीतीश, तनिष्क के सामने बैठा था और गंभीरता से फोन पर बात कर रहा था। काफी देर बाद नीतीश ने फोन रखा, अपने बेटे की ओर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाईं। करण का मास्टर प्रलयनाथ है। तनिष्क की आंखें चौड़ी हो गईं, वही प्रलयनाथ जो पागल के नाम से मशहूर है। नीतीश ने सिर हिलाया, हाँ वही। तनिष्क हैरान हुआ और बोला, वो तो एकदम पागल है, अब हम क्या करें? नीतीश ने ठंडे लहजे में कहा, खबरों के मुताबिक सेन परिवार के पिता और बेटे की मौत शायद करण के हाथों हुई थी। उसे युतियान सेक्ट ने कवर किया था। उन सालों में प्रलयनाथ ने एक बारिश की रात में युतियान सेक्ट के पहाड़ी गेट पर चढ़ाई की थी और उस रात युतियान सेक्ट को अनगिनत नुकसान हुआ और वो सीधे सेकंड रेट सेक्ट बन गया। तारक का मास्टर युतियान सेक्ट का तरुणेश है। सेन परिवार के पिता और बेटे की मौत के वक्त तरुणेश वहां मौजूद था और उसे चोट लगी थी। तरुणेश निश्चित रूप से करण का मुकाबला नहीं कर सकता। करण ने उसकी जान नहीं ली, शायद इसलिए कि वो दूसरों को अलर्ट नहीं करना चाहता था। बदले में युतियान सेक्ट ने सारी फॉलोअप बातें दबा दीं। तनिष्क हैरान हुआ और बोला, तारुष ने करण को कैसे उकसाया? क्या करण ने ये प्रियंका के लिए किया? नीतीश अपने बेटे की नासमझी से बहुत नाराज था। तारुष के पास एक अंडरग्राउंड कंपनी थी जो उसके लिए हर तरह का गंदा काम करती थी, जिसे ब्लैक बैम्बू कहते हैं। उसे एक बार करण से निपटने के लिए हायर किया गया था, लेकिन करण ने उनका बेस तबाह कर दिया। तारुष ने अपने लोगों के लिए खड़े होकर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को करण से पंगा लेने भेजा और वो पूरी तरह खत्म हो गए। फिर करण सीधे तारुष के पास गया, उसे अपाहिज कर दिया, उसके बेटे को वापस बुलवाया और पिता पुत्र दोनों को पूरी तरह खत्म कर दिया। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड शनाया की जांच करवाए। जियान रियल एस्टेट का पूर्व बॉस सुरेंद्र और शेखर दोस्त हैं। वो दोनों अपने परिवारों को जोड़ना चाहते थे। सुरेंद्र के बेटे का करण से झगड़ा हुआ था, फिर सुरेंद्र का बेटा एक हिट एंड रन में मारा गया। जिम्मेदार एक टर्मिनली इल मरीज था और ये घटना बहुत अजीब थी। राव परिवार का ब्लैक बैम्बू कंपनी से गहरा रिश्ता है। मुझे शक है कि सुरेंद्र के बेटे ने ब्लैक बैम्बू कंपनी को करण को मारने के लिए हायर किया था, लेकिन करण ने पलटवार किया, दोनों को मार डाला और ब्लैक बैम्बू कंपनी और सेन परिवार के पिता पुत्र को तबाह कर दिया। तनिष्क ने आंखें चौड़ी की, शनाया के लिए, जैसे तिवारी परिवार के साथ हुआ। नीतीश ने सिर हिलाया। विवांत ने शनाया को परेशान किया और कहा कि शनाया को उसके सामने घुटने टेक कर उसे खुश करना होगा।
उसी रात करण तिवारी परिवार के पास गया, विवांत और अनिल के अपराधों को सार्वजनिक रूप से गिनाया, दोनों को मार डाला, तिवारी भाइयों को अपाहिज कर दिया और आशीष से लड़ा। आशीष हार गया। खबरों के मुताबिक अगले 2 दिनों में तिवारी परिवार के कई कोर मेंबर्स को आशीष ने परिवार के नियमों के तहत सजा दी। शायद इसमें करण का भी हाथ था। तनिष्क हक्का बक्का रह गया, क्या ये शनाया कोई बदकिस्मत सितारा है? नीतीश ने तनिष्क को ठंडी नजरों से घूरा, तुम प्रियंका के पीछे पड़े, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन तुमने शनाया से पंगा क्यों लिया, जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था? तुम्हें अच्छे से पता था कि करण शनाया का बॉयफ्रेंड है और उसमें रस्तोगी परिवार को तबाह करने की ताकत है, फिर भी तुमने बिना किसी जांच या सोच विचार के कदम उठाया। अगर तुमने पहले ठीक से जांच की होती और सेन परिवार और तिवारी परिवार की नाकामी के कारणों को समझा होता तो तुम्हें करण की बैकग्राउंड का पता चल गया होता और तुम इतने लापरवाह न होते। तुम बिल्ला की मौत और अपनी जान को खतरे में न डालते। तनिष्क का चेहरा लाल हो गया और उसने दांत पीसकर जवाब दिया, मैंने उस वक्त उसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो सिर्फ अपनी मुट्ठियों पर भरोसा करता है। मैंने अंकल बिल्ला से पूछा और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो उसे हरा सकते हैं, इसलिए मैंने कदम उठाया। नीतीश ने ठंडे लहजे में तंज कसा, अगर तुमने करण को मार भी दिया होता तो फिर क्या? अगर तुमने प्रलयनाथ के डायरेक्ट शिष्य को मार दिया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच पाते? प्रलयनाथ के पागलपन भरे स्वभाव को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत से बात खत्म हो जाती? पूरा मल्होत्रा परिवार खून से नहा जाता। तनिष्क का चेहरा और पीला पड़ गया, उसकी आंखों में सदमा, गुस्सा और डर था। मैं समझ गया, मैं अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा, डैड। नीतीश ने अपने बेटे का चेहरा देखा और उसकी निराशा और गहरी हो गई। तुम्हें काम करने में इतना जल्दबाज नहीं होना चाहिए। हालांकि मल्होत्रा परिवार ताकतवर है, लेकिन अजेय नहीं है। और तुम्हें ये कहावत समझनी चाहिए, अगर कोई इंसान गुस्से में है तो 5 कदम में खून बहेगा। एक कल्टीवेटर के तौर पर या तो तुम अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो, उसे बदला लेने का कोई मौका न दो, या फिर कुछ मत करो और समस्या को दूसरे तरीके से हल करो। वरना अगर तुम सांप को नहीं मारते तो वो तुम्हें ही काटेगा। नीतीश ने हंसते हुए कहा, मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें परिवार का वारिस बनाया, इसे बर्बाद मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पोजीशन के लिए सिर्फ तुम ही नहीं हो, कुछ लोग तुमसे भी ज़्यादा शानदार हैं। तुम इस पोजीशन पर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और वो सब देख रहे हैं। करण अपनी कुर्सी पर पीछे झुका, उसका चेहरा शांत था, वो बिल्कुल हैरान नहीं था। बेटे को पीटने के बाद पिता सामने आया, क्या ये बहुत नॉर्मल नहीं था? क्या बात है? नीतीश की आवाज़ स्थिर थी, मुझे सेन, तिवारी और रस्तोगी परिवारों के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चल गया है। मेरे बेटे तनिष्क ने जल्दबाजी में काम किया और तुमसे झगड़ा कर लिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस मामले को कैसे सुलझाया जाए? करण ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो, मल्होत्रा परिवार के मुखिया? नीतीश ने शांति से जवाब दिया, तनिष्क ने तुम पर हमला किया, लेकिन तुमने बिल्ला को मार डाला। क्या हम पुरानी बातों को भूल जाएं? तुम कोई नाराज़गी न रखो और इसे यहीं खत्म करें। करण हंसा, बिल्ला तो बस एक सख्त गुंडा था। सीधे शब्दों में कहें तो वो सिर्फ एक टूल था, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। वो मेरे हाथों मारा गया क्योंकि उसमें ताकत की कमी थी और वो इसके लायक था। सब कुछ के पीछे का मास्टरमाइंड तनिष्क था, क्या उसे इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? नीतीश की आवाज़ ठंडी हो गई, उसका हाथ तुमने तोड़ दिया। करण का लहजा भी उतना ही ठंडा था, अगर वो कामयाब हो जाता तो मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती होती और मैं मार डाला जाता। क्या तुम्हें लगता है कि एक हाथ तोड़ना काफ़ी है? नीतीश ने तंज कसा, मुझे पता है तुम प्रलयनाथ के शिष्य हो। प्रलयनाथ वाकई में खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मल्होत्रा परिवार उससे डरता है। मुझे ये भी पता है कि तुम आत्मिक मंडल के कल्टिवेटर हो, लेकिन मल्होत्रा परिवार में भी आत्मिक मंडल के कल्टिवेटर्स हैं और सिर्फ एक नहीं। अगर तुम खेलना चाहते हो तो हमारा मल्होत्रा परिवार तुम्हारा साथ देगा। करण ने जवाब दिया, ठीक है, चलो खेलते हैं। नीतीश ने सिर हिलाया, अच्छा। चूंकि हम दोनों के पीछे ताकतें हैं, मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि उनके दोस्तों और परिवार को कोई अनहोनी हो। क्या हम कल्टिवेटर्स के नियमों का पालन करें? करण ने सहजता से सहमति दी, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है, प्रियंका और शनाया बहुत करीबी बहनें हैं। नीतीश ने ठंडे लहजे में कहा, चिंता मत करो, मल्होत्रा परिवार उन पर सीधे तौर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस की बातों में कुछ कंपटीशन से बचा नहीं जा सकता। करण हंसा, बिजनेस की लड़ाई में हम अपनी अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर तुमने उनके खिलाफ निजी तौर पर कोई नीच तरीके इस्तेमाल किए तो मल्होत्रा परिवार में कई लोग हैं। मुझे पागल होने के लिए दोष मत देना। नीतीश ने तंज कसा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। करण ने मोबाइल फोन नीचे रखा और हंसा, सचमुच, जूते पहनने वाले को डर उससे होता है जो नंगे पांव है।
नीतीश मल्होत्रा परिवार के मुखिया के तौर पर जाहिर तौर पर करण से नहीं डरता था, लेकिन उसे डर था कि करण कोई मुसीबत खड़ी करेगा, खासकर जब उसे करण की सेक बैकग्राउंड का पता था। वो और भी ज्यादा डरता था कि करण का मास्टर मुसीबत खड़ी करेगा जिसे उसका मल्होत्रा परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नीतीश का बैकग्राउंड होना वाला जुमला दो मायने रखता था। पहला, ये कि दोनों को एक दूसरे की बैकग्राउंड और उनके पीछे की ताकतों का पता था। दूसरा मतलब था कि उनके पास वो लोग थे जिनकी वो परवाह करते थे। मसलन मल्होत्रा परिवार में ज्यादातर लोग आम इंसान थे और करण की तरफ प्रियंका और गिल परिवार भी आम लोग थे। इसका मतलब था कि दोनों के पास बैकग्राउंड और चिंताएं थीं, इसलिए कोई भी लापरवाही से कुछ नहीं करेगा। उसके कहे कल्टीवेटर्स के नियम की बात आसान थी। नाराजगी, विवाद या लड़ाई सिर्फ कल्टीवेटर्स तक सीमित रहेंगी। कल्टीवेटर्स आम लोगों पर सीधे हमला नहीं कर सकते और अगर उन्हें उनसे निपटना है तो सिर्फ आम तरीकों और नियमों का पालन करना होगा। वरना एक कल्टीवेटर के लिए एक आम इंसान को धरती से मिटाना बहुत आसान होगा। कल्टीवेटर्स के बीच की लड़ाइयाँ आमतौर पर दो तरह की होती हैं, एक में विजेता और हारा हुआ तय होता है, जिसका मकसद प्रतिद्वंद्वी की ताकत को खत्म करना होता है बिना उसे मार डाले, और दूसरी जानलेवा लड़ाई होती है जिसमें तब तक लड़ा जाता है जब तक एक पक्ष पूरी तरह खत्म न हो जाए या लड़ाई खत्म न हो। नीतीश ने ये नहीं बताया कि कौन से नियम फॉलो करने हैं और करण ने भी नहीं पूछा। वो बस देखेंगे कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। अगर वो खुद को कंट्रोल कर पाए तो जीत हार तय होगी। अगर कोई मर गया तो जानलेवा लड़ाई होगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक एक पक्ष पूरी तरह खत्म न हो जाए। करण का मकसद पूरे मल्होत्रा परिवार को खत्म करना था, न कि सिर्फ एक कल्टीवेटर को मारना। वो 27 साल पुरानी नाराजगी का जिक्र सीधे करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। बिल्ला की प्रतिक्रिया से उसे पहले ही पता चल गया था कि मल्होत्रा परिवार को इसकी जानकारी होगी और शायद वही इसके जिम्मेदार हों। अगर करण ने इस बात का जिक्र किया तो उसकी शक्ल और उम्र तुरंत मल्होत्रा परिवार को उसकी पहचान बता देगी। अगर मल्होत्रा परिवार को करण की पहचान पता चल गई तो उस पल में उसके दुश्मन शायद कई ताकतवर परिवार होंगे जो मिलकर उसे बिना रहम के मार डालेंगे। इसी वजह से करण अपनी पहचान नहीं बता सकता था। उसे मल्होत्रा परिवार पर पूरी तरह से हावी होना था, ये सुनिश्चित करना था कि उनके पास जवाबी हमला करने की कोई ताकत न बचे, तभी वो अपने दिल के सवाल पूछ सकता था और उस मामले का सच ढूंढ सकता था। दरअसल नीतीश की शर्तों से करण को राहत मिली थी, क्योंकि उसे डर था कि मल्होत्रा परिवार प्रियंका या गिल परिवार को निशाना बनाएगा। बेशक नीतीश को भी डर था कि करण मल्होत्रा परिवार को निशाना बनाएगा। चूंकि दोनों एक दूसरे से डरते थे, उनकी लड़ाई में कुछ सीमाएं होंगी जो करण चाहता था। उसका मल्होत्रा परिवार के आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, न ही वो चाहता था कि उसके आसपास के लोग निशाना बने। करण ने प्रियंका को फोन किया, नीतीश ने अभी मुझे फोन किया था। मल्होत्रा परिवार के साथ हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या हो रहा है? जावेरी परिवार के हवेली में प्रतिभा की चीखें गूंज रही थीं, जिससे जावेरी परिवार के लोग कांप रहे थे। कितना दर्द हो रहा होगा, वो कई दिनों से चीख रही है। प्रतिभा इतनी गर्वीली है, फिर भी इस तरह चीख रही है बिना अपनी इज्जत की परवाह किए, जरूर बहुत दर्द हो रहा है। सुना है मिस्टर करण उसे ब्रेकथ्रू में मदद कर रहे हैं। अगर ये सच है तो मिस्टर करण वाकई कमाल के हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जहां तक मुझे पता है, सिर्फ आज ही उन्होंने तरह तरह की कीमती औषधियां और अजीब चीजें खरीदी। कम से कम 10 करोड़ खर्च हो चुके हैं। ये तो नॉर्मल है। अगर प्रतिभा आत्मिक मंडल तक ब्रेक थ्रू कर लेती है तो 10 करोड़ क्या चीज़ है। अब से अगर कोई हमारे जावेरी परिवार के खिलाफ जाएगा तो उसे 2 बार सोचना पड़ेगा। हवेली के एक बड़े कमरे में प्रतिभा एक बैरल में डूबी हुई थी। उबलता पानी उसके शरीर के हर रोम छिद्र में घुस रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सुअर की तरह बाल साफ कर रही हो। वो सिर्फ एक ब्रा पहने थी जो मुश्किल से उसकी छाती को ढक रही थी, और उसकी त्वचा अब जैद जैसी सफ़ेद नहीं थी बल्कि नवजात बच्चे की तरह लाल हो गई थी। प्रतिभा लगभग पागल हो रही थी। दर्द इतना असहनीय क्यों था? ये अब सिर्फ मेढक को गर्म पानी में उबालना नहीं था, बल्कि मेढक पर दर्जनों घाव काटकर उन पर नमक छिड़कना, फिर उसे उबलते पानी में डालना और आखिर में एक पूरी बाल्टी कटी हुई मिर्च डालना था। सहन करो। ब्रेकथ्रू के बारे में सोचकर प्रतिभा में बेपनाह हिम्मत आ गई। वैसे भी वो मरेगी नहीं तो दर्द हो तो हो। करण उसके बगल में कुर्सी पर बैठा था, आराम से अपने मोबाइल फ़ोन से खेल रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वो प्रतिभा के लिए एक बहुत ही असामान्य ब्रेकथ्रू मेथड का इस्तेमाल कर रहा था। आसान शब्दों में, दर्द का इस्तेमाल करके इंसान की छिपी हुई जीवन शक्ति को उत्तेजित करना और फिर औषधियों को ईंधन की तरह इस्तेमाल करके प्रतिभा को ब्रेकथ्रू करने में मदद करना। दर्द तो होना ही था। करण ने खुद इस तकलीफ को झेला था, वो इसे अच्छे से जानता था। लेकिन ये इसके लायक था। हर दिन प्रतिभा थककर नहाने में बेहोश हो जाती थी। जब भी वो बेहोश होती, करण उसे पानी से निकालकर बिस्तर पर फेंक देता था। थोड़ा आराम और ताकत वापस आने के बाद वो नए सिरे से यातना शुरू कर देती थी।
5 दिन ऐसे बीते, प्रतिभा को लगा कि बैरल में क्रॉस लेग बैठे हुए अपनी ऊर्जा मंडल को सर्कुलेट करते वक्त उसके शरीर में कुछ फटा। उसकी ऊर्जा अचानक बेकाबू होकर फट पड़ी। बैरल एक धमाके के साथ फट गया, पानी छलक गया और प्रतिभा की बैठी हुई शक्ल सामने आई। करण ने अपना फोन नीचे रखा और हैरान प्रतिभा को देखकर मुस्कुराया, बधाई हो। प्रतिभा ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की, उसके चेहरे पर अविश्वास लिखा था। क्या मैं सचमुच ब्रेकथ्रू कर गई? करण ने हंसते हुए कहा, हाँ, दरअसल तुम्हारी प्रतिभा और बुनियाद दोनों बहुत ठोस हैं, बस तुम्हें उस आखिरी धक्के की जरूरत थी। मैंने बस वही दिया। अगले कुछ दिनों में तुम अपनी नई ताकत से वाकिफ हो जाओ और चीज़ें व्यवस्थित कर लो, फिर हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। प्रतिभा ने जल्दी से सहमति दी, ठीक है। करण उठा, मैं जा रहा हूँ, मुझे विदा करने की ज़रूरत नहीं, तुम ठीक से कपड़े नहीं पहने हो। प्रतिभा ने नीचे देखा और उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। हालांकि वो स्विमसूट पहने थी, जो उसके सबसे निजी हिस्सों को ढक रहा था, लेकिन बाकी सब कुछ करण की नज़रों के सामने खुला था। और इन पिछले कुछ दिनों में करण ने उसे पानी से निकालते वक्त कई बार छुआ था। हालांकि प्रतिभा हमेशा गर्वीली थी और लापरवाह रवैया रखती थी, इस पल में उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। किसे दोष दे, वो उसका जान बचाने वाला था और इतना काबिल और हैंडसम भी। करण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की सोचकर प्रतिभा का दिल अनजान उम्मीदों से भर गया। तुम आज इतनी जल्दी क्यों लौट आए? प्रियंका ने कमरे में घुसते करण को देखा, उसका चेहरा थोड़ा हैरान था। करण हंसा, प्रतिभा ने अपनी कल्टीवेशन में कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए मैं लौट आया। प्रियंका की आंखें चमक उठीं, वो कामयाब हो गई। करण ने सिर हिलाया, हम अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो सकते हैं। मेरे और प्रतिभा के साथ, भले ही हम मल्होत्रा परिवार के कल्टीवेटर्स का सामना सीधे करें, अगर जीत ना पाए तो भाग तो सकते ही हैं। प्रियंका ने करण को घूरा, अगला सोमवार। ठीक है। प्रियंका के साथ चंडीगढ़ की रवानगी की तारीख तय करने के बाद करण ने अगले दिन शनाया को फ़ोन किया। अगले सोमवार को मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। शनाया बहुत खुश हुई। चंडीगढ़ पहुंचने पर वो करण के साथ रह सकती थी और अब उन्हें अपने रिश्ते को छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्या हम साथ जाएं? करण हंसा, मैं जनरल मैनेजर प्रियंका के साथ जा रहा हूँ। वहां पहुंचकर हम सीधे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री जाएंगे। शनाया ठिठक गई, मेरी दी, क्या चल रहा है? करण हंसा, मैंने नीतीश से बात की, जो तनिष्क का पिता है, और पता चला कि तनिष्क हमेशा चुपके से मल्होत्रा ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा था। उसने तिवारी परिवार को तुम्हारी दी के खिलाफ भेजा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने तिवारी परिवार को अपाहिज कर दिया और अनजाने में तुम्हारी दी की मदद कर दी। फिर उसने रस्तोगी परिवार को भेजा, लेकिन क्योंकि मुझे जावेरी परिवार से जान पहचान थी, मैंने रस्तोगी परिवार को खत्म कर दिया और फिर से तुम्हारी दी की मदद कर दी। करण शनाया को अपनी प्रियंका से सगाई की बात नहीं बता सकता था, इसलिए उसने ये तर्क दिया। करण ने तिवारी परिवार से इसलिए लड़ा क्योंकि विवांत ने शनाया को उकसाया था, उनके दरवाजे तक लड़ने के बाद ही उसे गलती से तिवारी परिवार की प्रियंका के खिलाफ साजिश का पता चला, वरना उसे कुछ नहीं पता होता। रस्तोगी परिवार की घटना वाकई में इसलिए थी क्योंकि उन्होंने प्रियंका को निशाना बनाया था, लेकिन करण ने पूरे रस्तोगी परिवार को खत्म करने की असल वजह थी प्रेरणा की मदद की गुहार। करण उस मौके को नहीं छोड़ सकता था जब पूरा रस्तोगी परिवार इतने अच्छे से इकट्ठा हुआ था। शनाया हैरान रह गई, ये इतना संयोग कैसे हो गया?